नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। अपने संकल्प बैच की सीरीज में आज मैं लेके आया हूँ एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस एक ऐसा चैप्टर है, इस चैप्टर से एग्जामिनर बहुत क्वेश्चन पूछना पसंद करता है। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को तलाशोगे तो उसमें लगभग आपको हर सेट में कंडीशनल सेंटेंसेस से एक क्वेश्चन मिल जाएगा, चाहे प्री में चाहे मेंस में। लगभग सभी बच्चों की कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाया करती थी। अगर पिछले जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से देखोगे तो हर 2-3 सेट छोड़ के एक सेट में आपको इसका क्वेश्चन मिल जाता है। अगर आप इस चैप्टर को समझने की कोशिश करो कि ये आसान चैप्टर है या मुश्किल चैप्टर है, तो मैं आपको बता दूं ये बहुत ही आसान चैप्टर है। इसके कुछ 4 पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो 4 पैटर्न का क्वेश्चन आधे घंटे में जो है समझाए जा सकते हैं अच्छी तरीके से। अगर आज तक आपने कंडीशनल सेंटेंस के चैप्टर को सही से नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। पढ़ रखा है, अगर कंडीशनल सेंटेंसेस का जो रूल्स है, जो पैटर्न है, वो अच्छी तरीके से क्लियर ना हुआ हो तो भी आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। आज की इस क्लास में मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस 2004 से लेकर 2024 तक जितने क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन के माध्यम से पैटर्न ब्रेक करके सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको समझा दूंगा। क्या पूछा जाता है वो भी समझा दूंगा, क्या नहीं पूछा जाता है वो भी समझा दूंगा, क्या आपको याद रखना है, क्या पढ़ के भूल जाना है, वो सब कुछ समझा दूंगा। ये पूरा का पूरा जो क्लास होगा वो 40-45 मिनट का होगा। इस पूरे चैप्टर में 40-45 मिनट से ज़्यादा की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्टिव पैसिव वॉइस का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, क्वेश्चन टैग का और कंडीशनल सेंटेंसेस जैसे चैप्टर्स के अगर क्वेश्चन एग्जाम में गलत कर देते हो तो ये माना जाता है कि आपने बहुत लापरवाही से अपने इंग्लिश ग्रामर की प्रिपरेशन की है। क्योंकि ये चैप्टर्स ऐसे आते हैं जिनके आए हुए क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं, दिख जाते हैं और इनको हर बच्चे को सॉल्व कर लेना चाहिए। वैसे ये चैप्टर मेरे इस लेक्चर प्लान में अभी आज का नहीं था। आज मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाने वाला था, जिसमें मैं पिछले 5 सालों में पूछे गए नए क्वेश्चंस का कलेक्शन ढूंढ रहा था। उसमें तकरीबन मैंने 100 क्वेश्चन अलग से छांटे हैं। उन 100 क्वेश्चन को मुझे लगा कि मुझे अलग से आपको पढ़ाना चाहिए। मेरी 2 क्लासेस में वो कवर नहीं हुआ है और वो बहुत ऐसा लग रहा था देख के यार कि ये तो सर के ऊपर से गुजर जाएगा, ये याद भी जल्दी नहीं होगा। तो मुझे लगा ये पढ़ाना चाहिए, पर उसका कंटेंट प्रिपेयर नहीं हो पाया था। तो मुझे लगा कि मुझे ग्रामर ही पढ़ा देना चाहिए, गैप नहीं रख सकते। क्योंकि ये सीरीज पहली बार इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें अगर एक भी गैप हो जाएगा तो बच्चा कहने लगेगा सर आप तो लापरवाह हो गए, आपकी क्लास नहीं आई। तो मुझे लगा कि चलो ये एक ऐसा चैप्टर है जो एक बार पढ़ा दिया जाए, समझ भी आ जाएगा, 40-45 मिनट कवर भी हो जाएगा। तो चलो आज कवर करते हैं। साथ में संकल्प बैच की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। 12 जून को स्टार्ट हुई थी, 31 जुलाई को क्लोज करना है। 3 बजे वीडियो आनी थी। पिछले 2-3 दिनों से जो है आपकी 3 बजे वीडियो नहीं आ पा रही, थोड़ा लेट आ रही है, पर आ रही है। तो ये वीडियो भी आज आधे घंटे 40 मिनट लेट होगी और 3 बजे की जगह 4 बजे के आसपास मिलेगी आपको। आधे घंटे बाद आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। डबल कॉलम की एनोटेशन पीडीएफ, प्री एनोटेशन पीडीएफ, मेरी ये जो क्लास जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब आपको एक साथ मिल जाएगा। मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। अगर मैं हम बात करें कि हम संकल्प बैच में क्या क्या कवर कर चुके हैं, तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, वर्ब, बेसिक वर्ब, एडवांस कवर कर चुके हैं। पैराजम्बल कवर कर चुके हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस कवर कर चुके हैं। और आज कंडीशनल सेंटेंसेस जो है ये पूरा कर लेंगे। तो मैंने आपको बोला था कि मैं कवर क्या कराऊंगा, मैं आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा आपको। और कंडीशनल सेंटेंस में आज मैं तकरीबन 35 क्वेश्चन है जो लेके आया हूँ। ये 35 के 35 क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा, सारा पैटर्न इसी में डिकोड हो जाएगा। जो बच्चे मेरे साथ संकल्प बैच में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को एक बात बताना चाहूँगा कि वो सारे के सारे बच्चे मेरा मेंस का बैच ज्वाइन कर ले। और मेरे मेंस की बैच की फ़ीस मैंने अब थोड़ी सी बढ़ा दी है, ये है 499 रुपये जो है। और ये आप डायरेक्टली ऐप पे जाके इनरोल नहीं कर पाएंगे। इसका लिंक नीचे दिया हुआ है, लिंक नीचे क्लिक किए करें, क्लिक करके जाके इनरोल कर रखा है। क्योंकि इसके बाद मेंस को और 135 में 35 स्कोर करने के लिए जो चीज़ चाहिए संकल्प बैच के बाद, वो सारी इसमें मिलेगी, जो आपका एक्सटेंसिव प्रैक्टिस बैच होगा। अभी मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैं पूरा एक्सटेंसिव जो है आपको मेंस की तैयारी कराऊंगा। तो ये सब लोग आप लोग ज्वाइन कर लो। और अभी भी मौका है कि आप जो है प्री एग्जाम के बाद ज्वाइन करने का डिसीजन मत लीजिए। जिनको ज्वाइन करना, मेरे साथ पढ़ना है, वो अभी ज्वाइन कर ले जो है। और ज्वाइन करने के बाद, पेमेंट करने के बाद इस नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिए। फिर मैं अगर बात करूँ उज्जवल निर्वाणा बैच की, ये मेरा एक फाउंडेशन बैच है। जो इस क्लास में जीरो नहीं पढ़ा पाता हूँ उस जीरो को मैं इसमें कवर करूँगा। ये बैच स्टार्ट होना है और थोड़ा सा इसमें डिले किया है मैंने, कुछ मजबूरी रही है क्योंकि संकल्प बैच पे थोड़ा ज़्यादा फोकस है। तो इस क्लास को मैं कहीं डिले नहीं करना चाहता हूँ। ये अभी शुरुआत नहीं हुई तो 1-2 दिन मैंने इसको डिले किया है। इसकी जो फीस है वो 1299 रुपये है। अब इसको आप जो है लिंक से क्लिक करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 6-7-8 महीने ये चलेगी और ये इसकी जो वैलिडिटी है वो अगले साल के मेंस तक रहेगी। और इसकी वैलिडिटी इस साल के मेंस तक रहेगी। इस साल के मेंस के बाद मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ कि आप दोबारा मेरे से पढ़ने के बाद अगले साल का एग्जाम दो। समझ में आया? तो ये रही मेरे बैचेस की बात। अब बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की। कंडीशनल सेंटेंसेस में टोटल 4 पैटर्न का क्वेश्चन बनता है, जिसमें हम एक पैटर्न ये समझते हैं। पहला पैटर्न आपका ये आता है, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर का कॉम्बिनेशन होता है।
दूसरे पैटर्न की बात करें, इफ प्लस सिंपल पास्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वी वन का कॉम्बिनेशन बनता है। तीसरा होता है जिसमें हम इफ के साथ पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस है प्लस वी थ्री का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इसका दूसरा स्ट्रक्चर ये होता है कि हम अगर हेड के साथ, पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस वी थ्री आता है, इसके साथ अगर हम हेड लगाए तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वुड प्लस है प्लस वी थ्री, ये स्ट्रक्चर बनता है। और चौथा होता है कि जब हम इमेजिनरी सेंटेंसेस की बात करते हैं तो वर्ब के साथ बनाते हैं। ये चार ही पैटर्न का आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, लेकिन जरूरी है इस चैप्टर को आप अच्छे से सीख लो। तो मैं इस चैप्टर को थोड़ा सा और बेसिक से पढ़ा देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से सिखा सकूँ। ये चार के चारे फॉर्मूले क्या होते हैं, कैसे हैं, क्यों आए हैं, इनको सेंटेंस में कैसे देखते हैं, और सेंटेंस जो पिछले सालों में पूछे गए स्पॉट द एरर के सेक्शन में, उनमें कैसे इन एरर को पहचानेंगे। टोटल चार पैटर्न का ये चारों फॉर्मूले अल्टीमेटली आपको याद करके रखने होते हैं, और यही फॉर्मूले अगर आपको याद है तो सारी बात आपकी बन जाती है। तो सबसे पहले अपन समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज ए कंडीशनल सेंटेंस। जैसा कि नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस, इसका मतलब है कि सेंटेंस में कंडीशन लगाया जाएगा। तो क्या होता है, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जिसमें हम कंडीशन लगाते हैं और उस कंडीशन के पूरा होने पे या उस कंडीशन के ना पूरा होने पे उसका आउटकम बताते हैं। तो कंडीशन होता है और उसका रिजल्ट होता है। क्या होता है, जब सेंटेंस के अंदर दो हिस्से हो, एक हिस्से में कंडीशन लगाया जाए और दूसरे हिस्से में उसका रिजल्ट बताया जाए, तो ऐसा जो सेंटेंस होता है, ऐसे सारे सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं। तो जिस हिस्से में कंडीशन लगाया जाता है उसको हम इफ पार्ट बोलते हैं या इफ क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इफ पार्ट बोलते हैं या इफ क्लॉज बोलते हैं। और जिसमें उसका रिजल्ट बताया जाता है उसको हम मेन क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम मेन क्लॉज बोलते हैं। ठीक है ना। और सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनता है, जरा ध्यान से देखिएगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनता है, इफ प्लस कंडीशन क्लॉज और फिर उसका रिजल्ट या मेन क्लॉज होता है। तो सेंटेंस ऐसे ही बनता है, आप एक कंडीशनल शब्द चुनाव करते हो, जैसे इफ है यहाँ पे, इफ प्लस कंडीशन लगाते हो और फिर उसके बाद कॉमा लगा के उसका रिजल्ट बताते हो। समझ में आया, ये एक पैटर्न रहता है, इस तरीके का पैटर्न बनाया जाता है। तो इसमें अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो स्ट्रक्चर है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो मूव होता है। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर को सही से समझना होता है कि कब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके हिसाब से इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में बताऊं, इफ इट रेन्स ही विल कैंसिल द ट्रिप। अगर बारिश हुई, अगर बारिश हुई, हमने क्या कंडीशन लगाया, अगर बारिश हुई तो वी विल कैंसिल द ट्रिप। वो क्या करेगा जो है कैंसिल, सॉरी वी विल कैंसिल द ट्रिप, हम क्या करेंगे, ट्रिप को कैंसिल कर देंगे। अगर बारिश हुई तो हम ट्रिप को कैंसिल कर देंगे। तो ये जो है ये रिजल्ट है, ये आउटकम है। किसका आउटकम है, बारिश होने का। तो ये कंडीशन है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे, अगर ऐसा होगा तो उसका आउटकम क्या है, उसका रिजल्ट ये है कि हम ट्रिप को कैंसिल कर देंगे अगर बारिश हुई। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस जिसमें पहले कंडीशन लगाया जाता है फिर उसका आउटकम बनाया जाता है, तो वो क्या होते हैं, वो सारे के सारे जो है कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। इसमें दो हिस्सा होता है, जिसमें कंडीशन लगाया जाता है उसको कंडीशनल क्लॉज बोलते हैं, और जिसमें उसका रिजल्ट बताया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज बोलते हैं। अब बात आती है कि कंडीशनल सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं, उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल करके कंडीशनल सेंटेंसेस बनाए जाते हैं या कंडीशन लगाया जाता है। तो जब हम कंडीशन की बात करते हैं तो सबसे कॉमन जो यूज होता है वो यूज होता है इफ। क्या होता है, जो सबसे कॉमन यूज होता है या सबसे ज्यादा सेंटेंस के अंदर देखने को मिलेगा वो आपको इफ मिलेगा देखने को। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सपोज, जिसका हिंदी मतलब हो गया मानो, प्रोवाइडेड, दूसरा है अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल टाइम बताएगा, अनलेस कंडीशन बताएगा, एज सुन एज, ठीक है ना, नो सूनर और वेल, ये सारे के सारे ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल करके क्या बनाया जाता है, इनका इस्तेमाल करके कंडीशनल सेंटेंस बनाए जाते हैं। यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना होता है, दो कंडीशनल वर्ड्स किसी सेंटेंस में एक साथ इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। जैसे कई बार आपको देखने को मिलेगा सपोज इफ, सपोज इफ। तो सपोज अपने आप में कंडीशन बताता है, इफ अपने आप में कंडीशन बताता है। तो सपोज से जो बात कंडीशन में करनी है वो कर सकते हो, इफ से जो बात करनी है कर सकते हो। तो सपोज और इफ दो शब्द अगर कंडीशन बताने वाले एक साथ लेते हो तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस। या तो आप सपोज इस्तेमाल करो या तो इफ इस्तेमाल करो, ये दोनों एक साथ इस्तेमाल करना गलत होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है जब बात करते हैं कि कंडीशन लगाने वाले जो शब्द होते हैं, दो शब्दों को एक साथ मिक्स करके सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बाकियों को जब इस्तेमाल किया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें रिदम में ऐसा लगता है कि
ठीक होगा, सपोज इफ ठीक ठीक लग रहा है, तो रिदम कहीं ब्रेक नहीं होता है। इस वजह से सबसे जो कॉमन कॉम्बिनेशन है, ये सबसे कॉमन कॉम्बिनेशन है सुपरफ्लुअस सेंटेंस बनाने का। तो याद रखिएगा कि सपोज अपने साथ इफ नहीं लेता है, ठीक है ना, या तो सपोज आएगा या तो इफ आएगा। ये जो डेटा बता रहा हूँ, ये डेटा याद रखना, ये फैक्ट याद रखना। इस पे अभी चलोगे तो प्रीवियस ईयर में देखोगे आपको क्वेश्चन मिलेगा, अगर ये याद रहेगा तो तुरंत ही क्वेश्चन कर लोगे। अब इसके बाद बात करते हैं जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस टोटल 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं जीरो कंडीशनल। क्या बोलते हैं? जीरो कंडीशनल। ये कब इस्तेमाल होता है जीरो कंडीशनल? ये तब इस्तेमाल होता है जब हमें जनरल ट्रूथ्स बताना हो। क्या होता है? जनरल ट्रूथ्स बनाना हो या साइंटिफिक फैक्ट बताना हो, या यूं कह दो, हम जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज इस्तेमाल करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, जो हमेशा सच हो। क्या? इसको हिंदी में याद रखो, जो हमेशा सच हो, जो हमेशा सच हो, जनरल ट्रूथ हो जो हमेशा सच हो, या साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट भी हमेशा क्या होते हैं? हमेशा सच होते हैं, क्योंकि ये फैक्ट है, ये हमेशा सच है, ये चेंज नहीं होते। हमेशा सच होने वाली जो बातें होती हैं, इनको हम किसके अंदर रखते हैं? इनको हम जीरो कंडीशनल के अंदर रखते हैं, ठीक है ना। और इसके लिए जो हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो ये बनाते हैं कि जो इफ वाली क्लॉज होती है उसमें सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं, जो मेन क्लॉज होती है उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप जीरो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर पहचान पाओ, जीरो कंडीशनल कैसे पहचानोगे? सेंटेंस को आपको पढ़ना पड़ेगा, उसकी मीनिंग को समझना पड़ेगा कि क्या ये जनरल ट्रूथ है या साइंटिफिक फैक्ट है। अगर जनरल ट्रूथ है तो जो है क्या होगा, तो भी जो है उसको आप क्या करोगे? जीरो कंडीशन के अंदर डालोगे। साइंटिफिक फैक्ट होगा तो भी आप उसको जीरो कंडीशन के अंदर डालोगे। जैसे मैं बोलूँ कि अगर पानी को 100 डिग्री पे टेम्परेचर अगर डालोगे तो पानी उबलने लगेगा, ये एक साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट है। जनरल ट्रूथ हो गया कि अगर मैं स्विच ऑन करूंगा तो पंखा चलने लगेगा, मैं स्विच ऑफ करूंगा तो पंखा बंद हो जाएगा। ये तो जनरल ट्रूथ है ना, इसे तो बदला नहीं जा सकता है। समझ में आई बात? तो अगर ये चीज आप समझ पाते हो सेंटेंस पढ़ के कि ये जनरल ट्रूथ है, तो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाओगे वो ऐसा बनाओगे कि जो हमारा इफ या जो कंडीशनल क्लॉज है, जो इफ क्लॉज है या कंडीशनल क्लॉज है, उसको सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखोगे, और जो उसका आउटकम है, जो मेन क्लॉज होगा, जो रिजल्ट होगा, वो भी कैसे रखोगे? वो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखोगे। जब आप टेंस पढ़ोगे, मैंने टेंस नहीं पढ़ा है, तो टेंस में जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं तो जितने भी आपके यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, फैक्ट होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखे जाते हैं। इसी वजह से अगर आपको जीरो कंडीशनल मिलता है, इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, जो आपको इफ वाला क्लॉज है वो भी सिंपल प्रेजेंट में रखना है, और अगर हम बात करें जो आपका मेन क्लॉज है या जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो भी आपको सिंपल प्रेजेंट में रखना है। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर देखोगे, इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट बॉयल्स। क्या है? अगर आप जो है वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करोगे तो ये क्या होगा? ये होगा खोलने लगा या बॉयल होने लगेगा। अगर मैं कहूं इफ यू ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट, अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करोगे, जैसे मैं इसको ड्रॉप कर दूं तो ये नीचे ही गिरेगा, ऐसा तो है नहीं कि बदलेगा नहीं, ठीक है ना, ये नीचे ही गिरेगा, तो इट फॉल्स। क्या होगा? इट फॉल्स, ये नीचे गिरेगा। अभी मैंने गिराया, नीचे धड़ाम से आवाज आ गई, गिर गया सब। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल किया है। और सिंपल प्रेजेंट पहचानते कैसे हो? सिंपल प्रेजेंट पहचानते हो कि इसमें वर्ब की एस या ईएस फॉर्म आती है, या वी1 फॉर्म आती है, या डज के साथ या डू के साथ, डज के साथ डू के साथ वी1 फॉर्म लेते हो। ये जो आती है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है, ये जो आती है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है। और ये होता है जब आप नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो इसके साथ वी1 का इस्तेमाल होता है। इससे हम सिंपल प्रेजेंट को पहचानते हैं। यहाँ पे कोई नेगेटिव बात नहीं है, हम ये कह रहे हैं इफ यू हीट वाटर, अगर तुम पानी को गर्म करोगे, तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई कि अगर तुम पानी को गर्म करोगे तो इसका आउटकम क्या होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करोगे तो इसका आउटकम है कि ये उबलने लगेगा, ठीक है। और ये क्या है? ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। इफ यू ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट इट फॉल्स, अब इसको साइंटिफिक फैक्ट कह लो या जनरल ट्रूथ कह लो, जैसे भी इसको समझ लो, कि मतलब ये गिरेगा तो ये होगा ही होगा, इसका कोई दूसरा आउटकम आ ही नहीं सकता, तो ये ट्रूथ हो गया, एक सच हो गया। इफ यू प्रेस दिस स्विच, अगर तुम इस स्विच को प्रेस करोगे तो द फैन टर्न्स ऑन, जो फैन होगा वो टर्न ऑन हो जाएगा, वो फैन चलने लगेगा। ये एक जनरल ट्रूथ हो गई। तो आपको ये समझना है कि अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना इफ यू प्रेस, यहाँ पे हमने क्या किया है? वी1 का इस्तेमाल किया है और फैन के साथ टर्न्स का इस्तेमाल किया VSS का, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट है और ये भी सिंपल प्रेजेंट का है। अब इस बात को समझ लो, ये वाला जो जीरो कंडीशनल है ये सिर्फ समझने के लिए, क्या है? ये सिर्फ समझने के लिए, ये टाइप सिर्फ समझने के लिए है। एसएससी इस पे क्वेश्चन नहीं बनाती है, एसएससी इस पर क्वेश्चन नहीं बनाती है। टीचर बना दो अलग बात है, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर में देखोगे तो एसएससी इस पर क्वेश्चन नहीं बनाती है। अगर बना दे तो सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा, आपको आना तो चाहिए, ऐसा नहीं है कि एसएससी क्वेश्चन नहीं बनाती है। तो जहाँ पे
किसी चैप्टर का जीरो स्टार्ट होता है, आपको जीरो ही पता ना हो, हर चैप्टर का जीरो आपको पता होना चाहिए। तो ये जीरो कंडीशनल होता है। जीरो कंडीशनल में जब भी आप यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करोगे, किसी जनरल ट्रुथ की बात करोगे, तो दोनों हिस्सों को, चाहे इफ वाले क्लॉज की बात करें चाहे मेन क्लॉज की बात करो, दोनों को सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। अच्छा, मैं एक बात और बताता हूँ, जब मैं 2016 में तैयारी कर रहा था, 2016 में तैयारी कर रहा था, तो मैंने सिर्फ 4 फॉर्मूले जो मेन है उसी को याद किया था। मुझे ये तो पता भी नहीं था उस टाइम पे कि जीरो कंडीशनल क्या होता है। और मेरे समय में जो क्वेश्चन पेपर आता था वो 200 क्वेश्चन आता था, मैथ के 100 और इंग्लिश के 200 आता था। उसमें मुझे प्री से लेके मेंस तक 3 क्वेश्चन कंडीशनल सेंटेंस के मुलाकात हुई 2016 में। और मेरे क्वेश्चन ऐसे मक्खन की तरह निकल गए, क्योंकि मैंने जो काम की चीज़ें वो याद रख रखी थी। लेकिन अगर शायद मैंने इसे जीरो कंडीशनल को ध्यान से याद रखा होता तो मुझे और मदद मिलती ग्रामर को समझने में। जहाँ मेरा स्कोर 200 में 163.5 बन पाया था उस टाइम पे, और टॉपर के 175 नंबर थे। तो ये जो स्कोर है ये मैं और टॉपर के नियर अबाउट हो पाता। इसकी जानकारी होने से ग्रामर पे पकड़ अच्छी बनती है। समझ में आई बात? तो मैं उम्मीद करता हूं जीरो कंडीशनल आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट कंडीशनल में। सबसे ज्यादा पूछा जाता है फर्स्ट कंडीशनल में। तो फर्स्ट कंडीशनल कब इस्तेमाल किया जाता है? फर्स्ट कंडीशनल तब इस्तेमाल किया जाता है जब रियल और पॉसिबल फ्यूचर की बात कर रहे हो। जब रियल और पॉसिबल फ्यूचर की बात कर रहे हो, आपने एक कंडीशन लगाई है और उसका जो आउटकम है वो एक तो फ्यूचर में हो और वो पॉसिबल हो, मतलब वो सच हो और पॉसिबल हो, मतलब ऐसा ना अनरियल ना हो, रियलिस्टिक हो। तो इसमें हम क्या काम करते हैं, जो हमारा कंडीशनल क्लॉज होता है, जहां पे हमारा इफ आता है, जहां पे हम कंडीशन लगाते हैं, उसको हम रखते हैं सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल में। और जो हमारा इसका आउटकम होता है, ये आउटकम होता है, ये जो आउटकम होता है ये पॉसिबल फ्यूचर होता है। ठीक है ना, पॉसिबल फ्यूचर होता है। तो यहाँ पे जो है ना, हम विल सेल का इस्तेमाल करते हैं, विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ वी वन का इस्तेमाल करते हैं, विल सेल या वी वन का। अगर मैं विल सेल के साथ वी वन की बात करूं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सिंपल फ्यूचर बोलते हैं, इसको हम सिंपल फ्यूचर बोलते हैं। जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हो तो यही तो होता है ना, कि उसमें हम विल सेल के साथ वी वन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम सिंपल फ्यूचर या प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। समझ में आया? तो अगर रियल और पॉसिबल फ्यूचर की बातचीत कर रहे हो, रियल और पॉसिबल फ्यूचर की बात कर रहे हो, तो आप क्या काम करते हो, जो आपकी कंडीशनल क्लॉज होती है उसको सिंपल प्रेजेंट में रखते हो, और जो आपका पॉसिबल आउटकम है, जो फ्यूचर का आउटकम है, वो क्या होता है, वो विल प्लस वी वन के साथ आता है। सबसे ज्यादा आपके एसएससी के एग्जाम में इसी वाले जो है, इसी वाले सेक्शन से क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, इस फर्स्ट कंडीशनल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। अब इसमें बनने वाले क्वेश्चन का पैटर्न समझ लो। ठीक है ना, पहले तो कुछ एग्जांपल से समझ लो इस बात को, फिर मैं आपको पैटर्न बताता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूं, इफ सी स्टडीज हार्ड, अगर वो कठिन परिश्रम करेगी, अगर वो कठिन परिश्रम करेगी, हमने कंडीशन लगाया कि इसको ऐसे भी कर सकते हो कि अगर वो कठिन परिश्रम करती है, या यूं भी कह लो कि अगर वो कठिन परिश्रम करेगी। अगर वो कठिन परिश्रम करेगी तो सी विल पास द एग्जाम। तो कंडीशन हमने क्या लगाया, वो कठिन परिश्रम करेगी तो वो पास होगी। तो उसके परिश्रम करने का रियल आउटकम क्या होगा, कि वो पास हो जाएगी। क्या होगी, वो पास हो जाएगी। यहां हम किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की नहीं या जनरल ट्रुथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ रियल आउटकम की बात कर रहे हैं, कि अगर वो परिश्रम करेगी तो वो पास हो जाएगी। तो जो हम कठिन परिश्रम कहने की बात कर रहे हैं वो हम किस में रखते हैं, सिंपल फ्यूचर में, सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। और जो इसका आउटकम होता है, जो इसका आउटकम है या जो मेन क्लॉज है, उसको हम किस में रख रहे हैं, उसको हम सिंपल फ्यूचर में रख रहे हैं। तो विल या शैल के साथ वी वन का इस्तेमाल करते हैं। विल के साथ यूजुअली आप देखोगे विल ही दिखाई देगा। ठीक है ना, इफ शी स्टडीज हार्ड शी विल पास द एग्जाम। ठीक है ना, इफ इट रेन्स वी विल कैंसिल द पिकनिक, अगर वर्षा होती है तो वी विल कैंसिल द पिकनिक, हम पिकनिक को कैंसिल कर देंगे। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो वी विल कैंसिल द पिकनिक। तो हमारा पिकनिक कैंसिल होना बारिश के होने पे डिपेंड करती, इसका आउटकम है। उसका पास होना उसके कठिन परिश्रम पे जो है डिपेंड करता है, मतलब ये कंडीशन होगी तभी आउटकम होगा, ये कंडीशन होगा तभी भी आउटकम होगा। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि कंडीशनल सेंटेंसेस ही है ये। और दूसरी चीज़ है कि जो मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज होने वाले वर्ड्स को बताया, उन वर्ड्स को अच्छी तरीके से याद रखिएगा, कि जब भी ये वर्ड्स देखिएगा तो ये क्या करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि सेंटेंस जो है वो कंडीशनल सेंटेंस का हिस्सा है। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आप बेसिक बात समझ गए हो तो आप ऐसे समझो कि एरर क्या होता है, एरर कैसे कैसे आता है। एरर आपके एग्जाम में आता है, सबसे पहला एरर आता है जो इफ क्लॉज है, जहां कंडीशन लगाते हो, जहां कंडीशन लगाते हो, इसको क्या कर दिया जाता है, विल और शैल के साथ बना दिया जाता है। विल और शैल के साथ बना दिया जाता है, जो कि सही नहीं होता, जो कि गलत होता है। क्योंकि
हाँ, जो पॉसिबल आउटकम है, जो पॉसिबल फ्यूचर का आउटकम है, उसको हम फ्यूचर में रखते हैं, ना कि जो कंडीशन है उसको। हम ये कंडीशन पूरा होगा तभी दूसरी बात होगी, तो जो कंडीशन वाली बात करते हैं उसमें हम विल सेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है ना। एक और इसी फर्स्ट कंडीशनल में एक और दूसरा वैरायटी बनाया जाता है, ये टाइप 1 का है जो एरर रखा जाता है। टाइप 2 जो है वो एरर रखा जाता है, जैसे अनलेस की बात करें, अनलेस से आपका जो है जब कंडीशनल बनाया जाता है तो अनलेस अपने आप में क्या है, नेगेटिव है। अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, इसके साथ नॉट का इस्तेमाल उसी क्लॉज में नहीं करते हैं जिस क्लास में अनलेस है। मतलब अनलेस जब भी आएगा तो ये आएगा आपका कंडीशनल क्लॉज में, कंडीशन बताने के लिए। तो कंडीशनल क्लॉज में अगर अनलेस का इस्तेमाल हुआ है तो इसके साथ नॉट का इस्तेमाल हम नहीं करते, क्योंकि अपने आप में नेगेटिव है। मेन क्लॉज में आप कर सकते हो, लेकिन जब इसके साथ कंडीशन लगाते हो तो जो आउटकम होगा उसके साथ कर सकते हो, लेकिन जिस क्लॉज में ये हो, जब कंडीशन लगा रहे होते तो कंडीशन वाली क्लॉज में नॉट का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अपने आप में नेगेटिव होता है। तो ये दो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है, मतलब दो वैरायटी है जो इस फर्स्ट कंडीशनल में आता है। तीसरा जो वैरायटी इसमें और बन सकता है, थर्ड टाइप जो बन सकता है इसी में, थर्ड टाइप ये बन सकता है कि यहाँ पे जो विल है, विल की जगह यहाँ पे वुड का इस्तेमाल कर दे, विल की जगह वुड का इस्तेमाल कर दे, और आप गलती से ध्यान ना दो, आप गलती से ध्यान ना दो। तो ध्यान रहे, यहाँ पे वुड इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ पे विल ही इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल करना गलत होता है। अब अगर इन तीन बातों को ध्यान रखोगे तो जरा इन क्वेश्चंस को एक बार खुद ही सॉल्व करो, ठीक है ना। मैं आपके स्क्रीन के सामने से थोड़ा साइड हट रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पढ़ता रहता हूँ, इन क्वेश्चंस को आप अपने से सॉल्व करो। मैं सॉल्व कराता हूँ, देखो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू। आफ्टर, जब हम बात करते हैं आफ्टर भी अपने आप में क्या है, ध्यान से सेंटेंस को पढ़ोगे पहले ये समझो कि इसमें कंडीशन है कि नहीं। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई, तुम्हारे चेन्नई से आने के बाद आई विल कम एंड सी यू, मैं आऊंगा तुम्हें देखने। अगर तुम चेन्नई से नहीं आए तो मैं देखने ही नहीं आऊंगा, तो तुम्हारे आने का आउटकम क्या है, मैं तुम्हें देखने आऊंगा। इसका मतलब ये कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है तो आफ्टर क्या कर रहा है, ये वो शब्द है जो कंडीशन बता रहा है, ये वो शब्द है वो कंडीशन बता रहा है। मतलब इसके साथ जो बात कही जा रही है, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज में हम विल और शैल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसके बाद जब आउटकम आता है तब उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो विल का इस्तेमाल है वो गलत है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे जब विल हटाओगे तो ध्यान रखना यू आपका प्लूरल होता है, इसके साथ आप रिटर्न ही इस्तेमाल करोगे, रिटर्न से इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू, ये सेंटेंस करेक्ट होगा। ये पुराना क्वेश्चन है, एसएससी सेक्शन ऑफिसर का एक एग्जाम हुआ करता था, उसमें आया हुआ था, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन समझने के लिए काफ़ी है, सारा यही पैटर्न 2024 तक यही आता है, इसके सिवा कुछ और नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास। जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो यू कैन नॉट पास, तुम पास नहीं हो सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान से समझना कि अनलेस क्या है, कंडीशन बता रहा है। तो अनलेस के साथ आप विल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये कंडीशनल क्लॉज है। क्या है, ये कंडीशनल क्लॉज है। अगर कंडीशनल क्लॉज की बात कर रहे हो तो विल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अनलेस यू स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास। अब एक तो ये जब करेक्शन हो जाएगा तो एक सबसे बड़ा डाउट होगा जो मुझे अपने समय में बहुत होता था कि मास्टर साहब आपने तो क्या बताया, आपने ये बताया कि इनके साथ जब हम कंडीशन लगाते हैं तो हम कंडीशन में क्या इस्तेमाल करते हैं। हम कंडीशन हमने लगाया, जैसे अनलेस के साथ हमने कंडीशन लगाया, अनलेस के साथ हमने सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, वो आपने बोला था सर सिंपल फ्यूचर में होना चाहिए, पर यहाँ सिंपल फ्यूचर तो है ही नहीं है, यहाँ सिंपल फ्यूचर तो है ही नहीं है। बात तो है ना, यू कैन नॉट पास। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ आपका फोकस बाद में आना चाहिए, सबसे पहले यहाँ आना चाहिए कि कंडीशनल जो सेंटेंस होता है, कंडीशनल सेंटेंस में जो कंडीशनल क्लॉज होती है उसमें विल सेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर ये एरर मिले तो सबसे पहले आपको इसको करेक्ट करना है। ये जो चेंज होता है इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम इसमें हम कंटिन्यूअस टेंस भी लगा सकते हैं, इसमें दूसरी चीजें भी लगा सकते हैं, इसमें तीसरी चीजें भी लगा सकते हैं, अगर हमको मीनिंग बदलनी हो तो। अगर हमको मीनिंग बदलनी हो तो यहाँ पे टेंस बदल के चेंज नहीं होता, यहाँ पे जब टेंस बदला जाता है तो सिर्फ विल का उड लगा के दिया जाता है। विल का क्या दिया जाता है, उड लगा के दिया जाता है, ताकि वुड से आप विल चेंज कर सको। अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन, ठीक है ना। और आगे कुछ नहीं है तो यू कैन नॉट पास, तुम पास नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो कंडीशनल क्लॉज होती है उसमें विल और शैल का इस्तेमाल नहीं करते हो, पहली चीज है जो आपको याद रखना है। और ये हमेशा सच होता है, क्या होता है, हमेशा सच होता है। अगला है आफ्टर यू विल रिटर्न, फिर से यहाँ पे आफ्टर लगाया और फिर उसके बाद विल रिटर्न्स लगाया।
तो ध्यान रखो कि एक तो विल के साथ रिटर्न्स नहीं लगाओगे, विल के साथ रिटर्न लगते हैं वो भी सही है, लेकिन आफ्टर की बात हो रही है, जब आफ्टर है ये कंडीशनल क्लॉज हो गया, कंडीशनल क्लॉज में विल और शैल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आफ्टर यू रिटर्न्स नहीं होगा, आफ्टर यू रिटर्न होगा, आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू, ठीक है ना, आई विल मीट यू। अगर मैं ये कह दूं आई कैन मीट यू, मैं तुमसे मिल सकता हूं, तो खाली मीनिंग बदल जाएगी, अपने आप में सेंटेंस करेक्ट रहेगा, ठीक है ना, अपने आप में सेंटेंस करेक्ट रहेगा कि ऐसी संभावना मैं ये कर सकता हूं, वो पॉसिबल एकदम आउटकम नहीं है, लेकिन ये चीज कर सकता हूं मैं, आप एक कंडीशन लगा रहे हो, वहां पे बता रहे हो कि आई कैन मीट यू, आई विल मीट यू, दोनों सही है। लेकिन अगर मैं इसको बात बोलूं कि मैंने इसको करेक्ट कर दिया और विल को अगर मैं वुड में कन्वर्ट कर दूं, वुड में कन्वर्ट कर दूं, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आप बात बोलती हो प्रेजेंट है और प्रेजेंट का फ्यूचर है, या फ्यूचर की बात है फ्यूचर का फ्यूचर है, लेकिन ये जो हम काम कर रहे हैं, जैसे हमने लिखा आफ्टर यू रिटर्न, तुम्हारे लौटने के बाद, ठीक है ना, तो ये हम बात या तो प्रेजेंट में कहेंगे या तो आने वाले फ्यूचर में कहेंगे। तो वुड का इस्तेमाल हम कब कहते हैं? वुड का इस्तेमाल हम पास्ट में करते हैं, तो इसके साथ इसका फ्यूचर होना चाहिए, इसके साथ इसका फ्यूचर होना चाहिए, इसके साथ इसका प्रेजेंट रख सकते हो, इसके साथ इसका फ्यूचर रख सकते हो, समझ में आया? जैसे आपने जीरो कंडीशनल क्या देखा, सिंपल प्रेजेंट के साथ सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हो, पर सिंपल प्रेजेंट के साथ आप पास्ट का इस्तेमाल नहीं करते, तो ध्यान रखिएगा कि विल की जगह यहाँ वुड मिले तो वो भी नहीं करते। मैंने तीन बातें बताई है और तीन ही बातें आपको ध्यान रखना है। अनलेस के साथ अनलेस वाले क्लॉज में नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इफ वाले क्लॉज में विल शैल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जब आप सिंपल फ्यूचर वाला जगह है, जब मेन क्लॉज होगा, तो वहां पे सिंपल प्रेजेंट के साथ आप विल की जगह वुड नहीं रखोगे। समझ में आया? ये तीन ही टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, सारे क्वेश्चन देख लो, बस यही आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सपोजिंग इफ, अगर आप सपोज लगा रहे हो और इफ लगा रहे हो, तो सपोज अपने आप में एक कंडीशनल वर्ड है और इफ भी अपने आप में कंडीशनल है, तो दोनों एक साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये क्या होता है? ये सुपरफ्लुअस बना देता है। सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि ये आता है आपके एग्जाम में, 2-3 बार ये सेम क्वेश्चन बनाया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, दिस लेटर विल रीच हिम बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली, दिस लेटर विल रीच हिम बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली। तो देखो ये जो बिफोर है ना, तो ध्यान देखना, दिस लेटर विल रीच हिम बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली, ये जो लेटर है वो पहुंच जाएगा उसके दिल्ली पहुंचने से पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बिफोर है ये भी एक तरीके का कंडीशन बता रहा है कि वो दिल्ली पहुंचेगा, उस दिल्ली के पहुंचने के पहले जो है क्या होगा, ये जो लेटर है वो पहुंच जाएगा। तो यहाँ उसका पहुंचना हो रहा है और लेटर का पहुंचना होता है। तो जब इस तरीके में अगर आप ध्यान देखो कि इन सेंटेंस 1, 2 और 3 या क्वेश्चन नंबर 3, 6, 7 या 10 में आप ध्यान से देखो, जो आपके कंडीशनल वर्ड थे बिल्कुल स्टार्ट में लिखे गए हैं, लेकिन ध्यान से देखो वो 12 में कंडीशनल जो वर्ड है बीच में डाला गया है बिफोर। तो जब बिफोर या आफ्टर की बात करें तो आफ्टर स्टार्ट में स्टार्ट करते हैं, बिफोर बाद में स्टार्ट करते हैं, तो बिफोर से लगा हुआ जो क्लॉज होता है उसको क्या बोलते हैं? कंडीशनल क्लॉज। ये हो गया कंडीशनल क्लॉज, ये हो गया आपका मेन क्लॉज। क्या हो गया? ये हो गया कंडीशनल क्लॉज, ये हो गया आपका मेन क्लॉज। तो ध्यान से देखिए इस बात को कि यहाँ पे बात हो रही है दिस लेटर विल रीच हिम, ठीक है ना, दिस लेटर विल रीच हिम बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली, ठीक है ना, ये जो है लेटर उन तक पहुंच जाएगा जब तक वो दिल्ली के लिए निकलेंगे। तो एक हिस्सा क्या है? सिंपल फ्यूचर में है, एक हिस्सा सिंपल फ्यूचर में है, दूसरा है पास्ट में, दूसरा है पास्ट में। तो पास्ट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। सिंपल प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन होता है। सॉरी। तो ये जो है ना, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन होता है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर का कॉम्बिनेशन होता है, पर सिंपल प्रेजेंट और पास्ट का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। इसका मतलब है, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ को हमको पास्ट की जगह लेफ्ट की जगह हम लीव कर दें, अगर तो लेफ्ट की जगह लीव कर दे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। आप कहोगे हाँ बिल्कुल सेंटेंस सही हो जाएगा। अब ये सिंपल फ्यूचर हो गया और ये कंडीशनल जो क्लॉज है वो आपका सिंपल प्रेजेंट हो गया। अब आपका सही जो है फर्स्ट कंडीशनल बन गया। समझ में आया? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ही विल टेल यू अबाउट इट व्हेन ही विल कम बैक। अब जैसे व्हेन है, ये मिड में इस्तेमाल हुआ है, फिर इसके साथ जो लगा हुआ क्लॉज है वो क्या कहा जाएगा? कंडीशनल वर्ड के साथ लगा हुआ क्लॉज कंडीशनल क्लॉज कहा जाता है। ये सबसे सही तरीका है एग्जाम के अंदर समझने का, एग्जाम के अंदर फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने का। आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप बस ये देखो कि कंडीशनल वर्ड से लगा हुआ जो क्लॉज होता है उसको कंडीशनल क्लॉज बोलते हैं और उसमें विल सेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो व्हेन ही कम्स होगा, व्हेन ही कम्स होगा, कम्स बैक। ही क्या है? ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब की एस फॉर्म लगती है अगर आप सिंपल प्रेजेंट बनाओगे तो। और ये कंडीशनल क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज में विल सेल का इस्तेमाल नहीं करते। अगला देखना, आस्क हर टू कॉल मी व्हेन सी विल कम बैक। फिर से यहाँ पे व्हेन का इस्तेमाल है, सी का इस्तेमाल है, विल कम की जगह कम्स बैक होना चाहिए, कम्स
बैक होना चाहिए। देखो ये CHSL में क्वेश्चन पूछा गया, ये CPO में क्वेश्चन पूछा गया है। वी शैल गो आउट इफ इट डज नॉट रेन्स, वी शैल गो आउट इफ इट डज नॉट रेन्स, हम बाहर जाएंगे अगर बारिश नहीं होगी तो। इट डज नॉट रेन्स, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए यहाँ पे गलती क्या है, डज नॉट के साथ अगर बारिश नहीं हुई तो हम बाहर निकलेंगे ऐसा कहा जा रहा है। तो ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल फ्यूचर। तो कॉम्बिनेशन क्या है, दोनों कॉम्बिनेशन सही है। ये है आपका कंडीशनल क्लॉज या इफ क्लॉज जिसको बोल सकते हो, कंडीशनल क्लॉज हो गया। ये हो गया आपका आउटकम या मेन क्लॉज, आउटकम या मेन क्लॉज। ध्यान से देखना, मेन क्लॉज, ये कंडीशनल क्लॉज, ये मेन क्लॉज। अब इसमें गड़बड़ी कहाँ है, यहाँ गड़बड़ी पता है कंडीशनल सेंटेंस की है ही नहीं है। यहाँ आपको टेंस की जानकारी होनी चाहिए कि आप डू या डज के साथ जब नॉट लगाते हो तो इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, V1 फॉर्म आती है या वर्ब की SEIS फॉर्म आती है। यहाँ पे जो है रेन्स लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इफ डज नॉट रेन होना चाहिए। समझ में। तो क्वेश्चन में कहाँ गड़बड़ी थी, गड़बड़ी ये थी यहाँ टेंस चेक किया गया है, ना कि कंडीशनल सेंटेंस का रूल चेक किया गया है। अगला है वी शैल वेट टिल यू विल फिनिश योर लंच। ध्यान से देखो, टिल यू फिनिश, ये जो टिल है ये कंडीशन बता रहा है, इससे लगा हुआ क्लास कंडीशनल क्लास है, इसमें विल का इस्तेमाल किया गया है, तो विल को हटा दो। अब यू अपने आप में प्लूरल माना जाता है, इसके साथ फिनिश अपने आप में सही है, तो सिर्फ विल रिमूव कर दोगे तो सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगा। ये SSC MTS में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अंटिल द गार्ड विल ब्लो द विशल। तो गार्ड के साथ विल ब्लो है तो गार्ड ब्लोज द विशल होगा, क्योंकि गार्ड आपका सिंगुलर है, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ ब्लो की जगह क्या होना चाहिए, ये वर्ब की S फॉर्म होनी चाहिए। वियर वर्ब में SEIS फॉर्म लगाते हैं। तो क्वेश्चन देख रहे हो, ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो आपका क्वेश्चन बना हुआ है सिर्फ कंडीशनल क्लॉज में क्या लगा के, कंडीशनल क्लॉज में विल या सेल का इस्तेमाल करके आपके जो है स्पॉट दरर के क्वेश्चन बनाए गए हैं। सारे क्वेश्चन आप देख लो, यही सेम पैटर्न आया हुआ, सबसे ज्यादा यही बनता है। मैं तो वो सारे क्वेश्चन ही उठा के लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर में समझाने के लिए कि आप देख लो कि एग्जाम आपसे क्या पूछता है, आपकी प्रिपरेशन भी वैसी होनी चाहिए। अगला है अनलेस एड अराइव्स, अनलेस एड अराइव्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स थाउजेंड्स आर स्टारविंग। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अनलेस एड अराइव्स, अनलेस एड अराइव्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ठीक है ना, थाउजेंड्स आर स्टारविंग। जब तक, सेंटेंस कह रहा है जब तक जो है अगले फ्यू वीक्स तक एड मतलब मदद आएगी, थाउजेंड्स आर स्टारविंग, थाउजेंड स्टार कर रहे हैं, थाउजेंड्स विल स्टार्व होना चाहिए, क्या होना चाहिए, थाउजेंड विल स्टार्व होना चाहिए, थाउजेंड विल स्टार्व होना चाहिए। मीनिंग के हिसाब से भी कि कंडीशन क्या है, मतलब यहाँ पे कंडीशन लगाया गया है कि भाई आने में टाइम लगेगा, तो आने में टाइम लगेगा तो थाउजेंड जो है वो स्टार्व करेंगे, अभी आज कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में तो करेंगे। तो मीनिंग सही यही निकलेगी कि अगर आप सेंटेंस ऐसे बताते हो, अनलेस एड अराइव्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स थाउजेंड्स विल स्टार्व। अगला है अनलेस ही अपोलोजाइज ही शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे विथ अस। तो शुड नॉट बी अलाउड नहीं होना चाहिए, विल नॉट बी अलाउड टू स्टे होना चाहिए, अनलेस ही अपोलोजाइज। ये क्या है, अनलेस वाला जो क्लॉज है ये सिंपल प्रेजेंट में है। तो मैंने आपको बताया था कि देखिएगा वुड ना आए तो वुड नहीं आया तो शुड भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि दोनों पास्ट होते हैं। तो ही शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे विथ अस, शुड यहाँ पे चाहिए के सेंस में नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे चाहिए के सेंस में नहीं है, यहाँ पे सेल के पास के फॉर्म में इस्तेमाल किया है। इसको आपको सिंपल फ्यूचर में, आउटकम जो है सिंपल फ्यूचर में रखना है। अगर सिंपल फ्यूचर में रखना है तो शुड की जगह जो है आपको क्या रखना पड़ेगा, विल सेल, और ही के हिसाब से क्या होगा, ही के हिसाब से विल होगा। ही विल नॉट बी अलाउड टू स्टे विथ अस, वो अलाउ नहीं किया जाएगा हमारे साथ रहने के लिए जब तक कि वो माफ़ी नहीं मांगेगा, और उसके माफ़ी मांगने का आउटकम वही है कि तब तक हम उसे रहने नहीं देंगे। अगला है माई फ्रेंड विल नॉट कम टू अटेंड दिस मैरिज अनलेस ही इज नॉट इन्वाइटेड। तो अनलेस की बात करें तो अनलेस के बाद अगर ध्यान से देखो, माई फ्रेंड विल नॉट कम टू अटेंड दिस मैरिज, ये है सिंपल फ्यूचर। और अगर हम बात करें सिंपल फ्यूचर के साथ हम जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो सिंपल प्रेजेंट का बनाते हैं। तो अनलेस ही इज नॉट इन्वाइटेड, अनलेस ही इज नॉट इन्वाइटेड, तो सिंपल प्रेजेंट का केस बनना चाहिए। तो ही इज नॉट इन्वाइटेड, अगर इज इन्वाइटेड लिखा हुआ है तो आप इसको क्या समझो, ये पैसिव स्ट्रक्चर है। क्या है, पैसिव स्ट्रक्चर है, ये पैसिव स्ट्रक्चर है। मैं आपको एक्टिव पैसिव वॉइस ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, जब उसको पैसिव स्ट्रक्चर में बदलते हो तो उसका जो वर्ब होता है इज आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ली जाती है। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये पैसिव सिंपल प्रेजेंट है। क्या है, पैसिव सिंपल प्रेजेंट है, पैसिव सिंपल प्रेजेंट है। तो आप एक्टिव सिंपल प्रेजेंट या पैसिव सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको ये बताना है कि भाई डूअर एक्शन नहीं कर रहा है, डूअर पे एक्शन हो रहा है, या डूअर इन्वाइट नहीं कर रहा है, डूअर इन्वाइट हो रहा है।
यहाँ पे भाई बंदा क्या है, जो ही है वो इनवाइट हो रहा है, ना कि वो इनवाइट कर रहा है। तो अनलेस ही इज नॉट इनवाइटेड, तो ये अपने आप में जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल सही है। तो अब मैं अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें क्या एरर है, तो ध्यान से देखो, अनलेस के साथ जो जुड़ा हुआ क्लॉज होता है उसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अनलेस अपने आप में नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड विल नॉट कम टू अटेंड दिस मैरिज। ये आउटकम है कि मेरा जो दोस्त है वो मैरिज अटेंड करने नहीं जाएगा। कंडीशन क्या है, जब तक वो इन्वाइट नहीं किया जाएगा, अनलेस ही इज इन्वाइटेड, तो नॉट हटा दो, ही इज इन्वाइटेड अपने आप में करेक्ट होगा। और ध्यान रखिएगा, ये जो इन इज इन्वाइटेड है इसको आप कंटिन्यूअस टेंस के साथ जो है मत मैच कीजिएगा। इज आर एम के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है तो ये होता है पैसिव इंडेफिनिट टेंस या पैसिव सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट ही है लेकिन पैसिव फॉर्म है। तो आप एक्टिव फॉर्म या पैसिव फॉर्म रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप रख सकते हो। एक्टिव फॉर्म तब रखते हैं जब डूअर एक्शन करता है और डूअर के ऊपर एक्शन होता है, तो क्या होता है, हम उसको पैसिव स्ट्रक्चर में रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, जो मैंने आपको बताया था कि अनलेस वाले क्लॉज में नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अनलेस वाले क्लॉज में नॉट का इस्तेमाल है इस सेंटेंस में। क्वेश्चन नंबर 20, तीन ही पैटर्न का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। एक जो मैंने बताया था कि सपोज के साथ इफ आ जाता है, एक वो मिलता है। एक इफ वाले क्लॉज में जो है विल और शैल का इस्तेमाल मिल जाएगा, ठीक है। अनलेस के साथ नॉट का इस्तेमाल मिल जाएगा। और दूसरे वाले क्लॉज में आप देखोगे तो शुड या फिर वुड का इस्तेमाल हो जाएगा, जो कि शुड और वुड नहीं होता है यूज जो है। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, जो है कांस्टेबल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इफ आई विल प्ले माई बेस्ट। तो इफ आई विल नहीं होना, कंडीशनल क्लॉज में विल सेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड, अनलेस के साथ फिर से नॉट का इस्तेमाल किया गया है। तो अनलेस जब ये नॉट हटाओगे तो डोंट को भी हटा दो, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है, आई हैव कम एज सुन एज द कस्टमर्स लीव योर शॉप। आई हैव कम एज सुन एज द कस्टमर्स लीव योर शॉप। हमने इस्तेमाल किया आई हैव कम एज सुन एज, ये है कंडीशनल वर्ड। और इसके बाद ध्यान से देखो, यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है सिंपल प्रेजेंट। अगर ये सिंपल प्रेजेंट है और ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पे होना चाहिए सिंपल फ्यूचर। तो आई विल कम होना चाहिए, ना कि आई विल कम एज सुन एज 10 कस्टमर्स लीव योर शॉप। जैसे ही कस्टमर तुम्हारा वो छोड़ेंगे तो आई विल कम, आई शेल कम। आई के साथ विल भी इस्तेमाल कर लेते हो, आई शेल भी इस्तेमाल कर लेते हो। जब आई के साथ विल का इस्तेमाल करते हो तो मतलब आप बात पे थोड़ा जोर देना चाहते हो। यूजुअली आई भी के साथ शेल का इस्तेमाल होता है, बाकी सबके साथ विल का इस्तेमाल होता है। तो आई शेल कम एज सुन एज द कस्टमर्स लीव योर शॉप लिख सकते हो, आई विल कम लिख सकते हो जब आपको अपनी बात पे थोड़ा जोर देना हो, थोड़ा स्ट्रेस देना हो, तो दोनों के साथ आप सेंटेंस बना सकते हो। इन जनरल आई शेल कम एज सुन एज द कस्टमर्स लीव योर शॉप, ये सेंटेंस करेक्ट होगा। अगला है, आई हैव कम, यहाँ पे विल और शैल दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हो, बस मीनिंग में थोड़ा सा बदलाव होगा, ठीक है। अगला है, आई हैव कम एज सुन एज द कस्टमर्स लीव योर शॉप। ये देखो SSC CGL में पुराने समय में क्वेश्चन पूछा गया है। इसी क्वेश्चन को दोबारा से, अच्छा नहीं रिपीट नहीं किया गया, सेम ही है, 36 रिपीट हो गया है, मेरे साथ से हो गया 17। इफ इट वुड रेन्स दे विल नॉट कम, इफ इट वुड रेन्स दे विल नॉट कम। देखो ध्यान से देखो इसमें कि दे विल कम सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल किया गया है, ये है आपका आउटकम। और इफ इट वुड रेन लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं, वुड जबरदस्ती यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया। विल सेल इस्तेमाल नहीं किया गया, वुड का इस्तेमाल कर दिया, तो वुड सिंपली रिमूव कर दो। कंडीशन क्या बताओ, अगर बारिश हुई, इफ इट रेन्स दे विल नॉट कम, तो वो नहीं आएंगे। समझ में आया? मैंने खूब सारे क्वेश्चन करा दिए हैं और ध्यान से देखोगे तो समरी में क्या है, 3-4 पैटर्न के आपके एरर है। इन 3-4 पैटर्न के एरर जो है अब आपके आंखों से दिखने लगे होंगे। अब हम आते हैं सेकंड कंडीशनल पे। सेकंड कंडीशनल से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक फिक्स पैटर्न है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर सेकंड कंडीशनल की बात करें तो ये हम सेकंड कंडीशनल का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम अनरियल चीज़ों की बात करते हैं, इमेजिनरी चीज़ों की बात करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे फ्यूचर की बात कर रहे हो। जब भी हम अनरियल या इमेजिनरी बात करेंगे तो हम सेकंड कंडीशनल का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड कंडीशनल होता क्या है, हम इफ के साथ सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ जरूरत के हिसाब से वुड, कुड और माइट का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ V1 का इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन में आपको जो देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा आपको वुड देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कुड और माइट कभी काल को देखने को मिलेगा, तो किसी सेंटेंस में कुड और माइट देखने को अगर मिल जाए तो ऐसा मत मान लीजिएगा कि वो गलत है, ऐसा मत मान लीजिएगा वो गलत है। कुड और माइट का सेंटेंस की मीनिंग के हिसाब से हम यूज कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये वाला हिस्सा भी पास्ट में है और वुड, कुड और माइट ये सब भी क्या है, पास्ट में है। ये विल का वुड होता है, कैन का कुड होता है और माइट अपने आप में ही पास्ट, मे का माइट होता है इस पास्ट में। तो क्या आ गया, ये भी पास्ट में, ये पास्ट में। तो हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम पूरी तरीके से इमेजिनरी बात करते हैं। क्या बात करते हैं, पूरी तरीके से इमेजिनरी बात करते हैं।
जैसे एग्जाम्पल की बात करें, इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं पक्षी होता, ये मेरी इमेजिनेशन है, तो आई वुड फ्लाई, मैं उड़ता, मैं नहीं हूं, नहीं उड़ रहा हूं, तो ये पूरी इमेजिनरी बात है कि अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता। इफ ही हैड मोर मनी, अगर उसके पास ज्यादा पैसा होता तो ही वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, वो दुनिया भर में टहलता है। उसके पास पैसा नहीं है तो ना वो टहल रहा है, ठीक है ना। यूं मान लो कि ये कंडीशन है जिसका आउटकम ये है, लेकिन ये एक ऐसा कंडीशन है जो इमेजिनरी कंडीशन है, और जिसका आउटकम क्या है, जिसका आउटकम भी इमेजिनरी है, कि अगर पैसा होता तो जरूरी थोड़ा घूमते, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर पैसा होता तो घूमता। तो ये पूरा का पूरा इमेजिनरी सिचुएशन है। इफ आई वर द प्रिंसिपल, अगर मैं प्रिंसिपल होता, आई वुड बैन मोबाइल फोन इन स्कूल, तो मैं स्कूल में मोबाइल फोन बैन कर देता। ये मेरी इमेजिनेशन है, मैं एक्चुअली में तो हूं ही नहीं। समझ में आई बात। तो जब हम इमेजिनरी बात करते हैं तो हम सेकंड कंडीशनल का इस्तेमाल करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इफ के साथ सिंपल पास का इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ वुड, कुड और माइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और फिर वुड, कुड, माइट के साथ हम V1 लेते हैं, क्योंकि मॉडल अपने साथ V1 फॉलो करता है, तो हम V1 लेते हैं। अब यहाँ पे जो एरर आता है जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एरर आता है, पहला एरर आता है वर को लेके, पहला एरर आता है वर को लेके। आप ध्यान रखिए, चाहे हम आई का इस्तेमाल करें चाहे ही का इस्तेमाल करें, जब हम कंडीशनल सेंटेंस में इस्तेमाल कर रहे होते तो हमेशा वर का इस्तेमाल करते हैं। हम इसके साथ वॉच का इस्तेमाल नहीं करते, मतलब हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर का इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ, प्लूरल के साथ, दोनों के साथ हम वर्क का इस्तेमाल करते हैं, वॉच का इस्तेमाल नहीं करते। सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, डजंट मैटर, जब हम वर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं इमेजिनरी में तो हम हमेशा वर्क का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ ज़्यादातर कॉम्बिनेशन देखोगे, जब वर्क का यूज करोगे तो आप हमेशा पाओगे कि आप दूसरे हिस्से में वुड का इस्तेमाल कर रहे हो, वुड प्लस V1 का इस्तेमाल कर रहे हो। एक पहला जो टाइप का एरर आता है इससे ये आता है, और दूसरी अगर बात करें जो दूसरा टाइप का एरर आता है वो ये आता है कि इफ जो क्लॉज होती है, इफ क्लॉज में जब आप हैड इस्तेमाल करते हो, जब हैड इस्तेमाल करते हो तो ये थर्ड कंडीशनल के साथ कंफ्यूज करता है आपको। थर्ड कंडीशनल अभी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको, बस ये पहचानना होगा। जैसे इफ ही हैड मोर मनी लिखा है तो यहाँ पे हैड क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है या हैज का पास्ट फॉर्म है हैड, और यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है पोजीशन दिखाने के लिए, क्या है आप बताओ मेरे को जरा। तो इफ ही हैड मनी, तो हैड जब हेल्पिंग वर्ब होता है, जब ये परफेक्ट टेंस बताता है तो हैड के साथ एक बार वर्ब की थर्ड फॉर्म और लेनी पड़ती है। मतलब हैड प्लस जब V3 आता है, जब हैड प्लस V3 आता है तो ये रिप्रेजेंट करता है पास्ट परफेक्ट। क्या रिप्रेजेंट करता है, पास्ट परफेक्ट। और जब सिंपल हैड आता है, इसके साथ कोई जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती, ये अकेला जब आता है तो ये सिंपल पास्ट में होता है। सिंपल पास्ट में होता है उस टाइम पे ये क्या बताता है, पोजीशन बताता है, पोजीशन अधिकार या होना बताता है, बिलोंगिंग बताता है कि मेरे पास ये है, आई हैव ए कार, आई हैड ए कार। समझ में आई बात। तो ये बताता, तो ये अक्सर करके कंफ्यूज करता। तो ये दो टाइप के एरर इससे आते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है इससे, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है वो यही वाला बनता है कि आपको आई हो या ही हो, सभी के साथ आपको वर्क का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है ना। जैसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। द मैनेजर वार्नड हिज टीम मेंबर्स दैट इफ दे परसिस्ट इन देयर ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड दे वुड बी पनिश्ड। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे इस वाले सेक्शन को यहाँ से हटा दो, इस वाले सेक्शन को यहाँ से हटा दो। जब आप सेंटेंस पढ़ रहे होते इस वाले पूरे सेक्शन को यहाँ से हटा दो, इस वाले सेक्शन को इग्नोर कर दो कि ये है नहीं है, छोड़ दो। फिर दैट के बाद एक पूरा रिलेटिव क्लॉज लगाया गया है, तो पूरा ध्यान यहाँ पे देखो, ठीक है ना। मेंबर्स के विषय में आगे जानकारी दी गई, आगे ध्यान देखो। दे परसिस्ट, दे के साथ परसिस्ट इस्तेमाल किया है, मतलब ये किस में बना हुआ है, ये है आपका V1, ये है आपका सब्जेक्ट प्लूरल, तो ये क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट हो गया, ठीक है ना। सिंपल प्रेजेंट के साथ आगे देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ दे वुड बी पनिश्ड, वुड के साथ पनिश लिखा हुआ, वुड बी पनिश्ड है, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हो गया, ये जो है पास्ट में है, और पास्ट का क्या है, पैसिव है, पास्ट का पैसिव है, पास्ट का पैसिव है। समझ में है, मतलब ये हिस्सा पास्ट में, ये हिस्सा आपका प्रेजेंट में है जब कंडीशनल क्लॉज की बात कर रहा हूं। तो मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट फ्यूचर होता है, पास्ट का पास्ट के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं। तो ये क्या है, सेकंड कंडीशनल है। क्या है ये, सेकंड कंडीशनल है। इफ दे परसिस्ट इन देयर ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है बाधा। तो यहाँ पे एटीट्यूड की बात कर रही है तो आपने IST डाल दिया है, ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड, दे वुड बी पनिश्ड। अगर वो अपना ये वाला एटीट्यूड नहीं छोड़ते हैं, अगर या उसके साथ बने रहते हैं तो उन्हें क्या है, पनिश किया जाएगा,
उन्हें पनिश किया जाएगा, वो पनिश नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया है वो पैसिव स्ट्रक्चर बनाया है। तो जो वुड के साथ V1 लेना है, तो वुड को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, वुड के साथ प्लस B लेते हैं, प्लस V1 लगते हैं। एक्टिव पैसिव वाइज पढ़ा चुका हूँ, अगर क्लास नहीं किया तो जाके क्लास कर लियो, ठीक है ना। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये पैसिव स्ट्रक्चर कैसे है, क्योंकि वो पनिश उनको किया जा रहा है, दे पनिश नहीं कर रहे हैं, तो दे वुड बी पनिश, वो पनिश हो जाएंगे। तो यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर है। तो अगर पैसिव स्ट्रक्चर की बात करें तो पास्ट में या प्रेजेंट में है, बहुत नाइंसाफी है। क्या है? बहुत नाइंसाफी है। तो अभी जो हमने पढ़ा हुआ है उसमें ये पढ़ा हुआ है कि भैया इसको हम V2 में रखेंगे, तो दे परसिस्ट की जगह क्या लिख दें, अगर हम दे परसिस्टेड लिख दें, परसिस्टेड लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये V2 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, सिंपल पास का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और जो दूसरा वाला हिस्सा है वो वुड के साथ V1 हो जाएगा, और ये एक इमेजिनरी सिचुएशन बता जाएगा। तो जब आप ध्यान से देखोगे, जब मैंने अपने समय में प्रिपेयर किया था तो मैंने 4 फॉर्मूले याद कर रखे थे। जरा मैं आपको दिखाता हूं कि वो फॉर्मूले क्या है। मैंने 4 फॉर्मूले याद कर रखे थे और इनको अलग से याद कर रखा था। जैसे मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ सेकंड कंडीशनल में, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ। जब मैंने अपने समय में पढ़ा था तो इस वाले सेक्शन को ऐसे ही याद किया था कि अगर इफ प्लस सिंपल प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 होता है, और यहाँ पे याद कर रखा था कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर होता है तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 होता है। अगर मैं इसी में वर्क का अगर इस्तेमाल कर दूं सिंपल पास्ट में, तो बात एक ही हो जाएगी। एक्चुअली होता यही है, जब आप वर्क का इस्तेमाल करते हो, जैसे लिखा मैंने इफ आई वर ए बर्ड, आई वर ए बर्ड, तो आप ध्यान से देखो वॉज जो है, इफ आई वर ए बर्ड, तो वर जो है ये वाला जो है ना, ये सिंपल पास्ट ही तो है। इफ आई वर ए बर्ड लिखा तो ये किस टेंस में, ये सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में, क्योंकि वॉज वर पास्ट का होता है, वॉज वर पास्ट का होता है, इस रन का पास्ट क्या होता है, वॉज वर होता है। तो ये क्या है, ये सिंपल पास्ट होता है। इस अपने समय में मैंने ये 4 फॉर्मूले अलग से याद कर रखे हैं। आज मैं जो आपको बता रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला मिक्स करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। और ये एक्चुअली सिंपल पास्ट ही है, बस ध्यान यही रखना होता है कि आपको हमेशा वर इस्तेमाल करना होता है, वॉज इस्तेमाल नहीं करना होता है। और अगर सिर्फ वुड आया, हम देखते कैसे हैं, दूसरे हिस्से में अगर वुड है प्लस V1 है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर इसका पैसिव स्ट्रक्चर है तो पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा, वुड प्लस B प्लस V1 होगा, तो इसके साथ भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो इस वाला जो सेंटेंस है, जो ये वाला सेंटेंस है जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें हमारा जो ध्यान से स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर ये होना चाहिए कि वुड प्लस B है, मतलब वुड है, इसके साथ वुड के साथ कुछ और नहीं आया हुआ है, सिंपल वुड है, इसके साथ V1 का इस्तेमाल है। अगर पैसिव बना दिया तो वुड प्लस B प्लस V3 बना दिया गया है, पैसिव स्ट्रक्चर कर दिया गया है। तो इसके साथ जो आप लोगे, जो कंडीशनल क्लॉज होगा उसमें आप V2 लोगे, सिंपल पास में रखोगे, तो यहाँ परसिस्ट की जगह परसिस्टेड होना चाहिए। समझ में आया। अगला है इफ द फार्मर गॉट ए वॉशिंग मशीन, इफ द फार्मर गॉट ए वॉशिंग मशीन हिज वाइफ कैन डू द लॉन्ड्री क्विकली। ध्यान से देखो, ये है आपका कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज में आपने V2 का इस्तेमाल किया है। V2 का इस्तेमाल करने का मतलब क्या हो गया, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट हो गया। इसके साथ जो कॉम्बिनेशन बनाते हो, जो आउटकम होता है या जो मेन क्लॉज है, आउटकम या में जो मेन क्लॉज है, ये किस में बनाते हो, ये बनाते हो पास्ट में होता है। ये किस में होता है, ये होता है वुड में या फिर माइट में, लेकिन होता किस में, होता पास्ट में, होता पास्ट में। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द फार्मर गॉट ए वॉशिंग मशीन। अगर फार्मर को जो है वॉशिंग मशीन मिला तो क्या करेगी, उसकी जो वाइफ है कैन डू द लॉन्ड्री, उसकी वाइफ जो है लॉन्ड्री जल्दी करेगी। ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है कि अगर ऐसा होगा तो उसकी वाइफ ऐसा करेगी, पर ऐसा है नहीं। हिज वाइफ कैन की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए कुड। तो हम वुड, कुड और माइट तीनों का इस्तेमाल करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला है आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वाइड वर्ल्ड। तो जब हम आई विश कहते हैं, जैसे आई विश या वी विश करते हैं, तो जैसे हमने बोला आई विश या वी विश, ही विश, तो हम विश कर रहे हैं, मतलब हम इच्छा जाहिर कर रहे हैं। इच्छा कैसी, कि अगर मैं रिचेस्ट पर्सन होता द होल वाइड वर्ल्ड, क्या, इफ आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वाइड वर्ल्ड। अच्छा, आगे सेंटेंस नहीं लिखा है, इसका इतना ही सेक्शन लिखा हुआ है, तो आई वुड डू समथिंग, इसके आगे और भी लगाया जा सकता था। तो जब आप इमेजिनरी सिचुएशन की बात करते हो तो आपको ध्यान रखना होता है, जब हम बोलते हैं ना आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वाइड वर्ल्ड, तो कहते वक्त मैं क्या कहने की कोशिश करता हूं कि अगर मैं होता मतलब पास्ट में होता, यही ना। तो इस पूरे, जब हम इच्छा जाहिर करते हैं कि अगर मैं ऐसा होता, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम हमेशा सिंपल पास्ट में रखते हैं और इसको वर के साथ बनाते हैं। ये बात याद रख लेना, क्योंकि सेंटेंस में अगला हिस्सा है नहीं, ठीक है ना, सिर्फ आई विश के साथ इस्तेमाल है। तो आई विश आई वर द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वाइड वर्ल्ड, ये सेंटेंस करेक्ट होगा, इसके साथ आई एम नहीं लगाते। जब आप विश की बात करते हो, इफ
इमेजिनरी सिचुएशन की बात करते हो तो ऐसे सारे केसेस में हम वर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आई विश आई वर द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वाइड वर्ल्ड, आगे और उसका आउटकम भी निकाल सकते हो कि मैं ये करता, वो करता, फला करता, ठेका करता। पांचवा क्वेश्चन देखो, एकदम सेम इसी पैटर्न पे आया है। इफ ही इज ए मिलेनियर, ही इज ए मिलेनियर नहीं, एक इमेजिनरी सिचुएशन है। इफ ही वर ए मिलेनियर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इफ ही वर ए मिलेनियर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट। यहाँ पे वुड का इस्तेमाल है, वुड के साथ आप या तो V2 का इस्तेमाल करते हो या तो वर का इस्तेमाल करते हो। मैं इसको आपको याद करवा देता हूँ। इसको सबसे सही तरीका है कि कैसे एग्जाम में इसको सेकंड्स में कर सकते हो। इसको ऐसे कर सकते हो, अगर कहीं आपको वुड मिला, वुड के साथ V1 मिला मेन क्लॉज में, या फिर आपको मिला वुड, ध्यान से देखिएगा, प्लस B+V3 मिला, B+V3 मिला, तो ये क्या होगा? ये एक्टिव स्ट्रक्चर होगा, और ये जो होगा ये पैसिव स्ट्रक्चर होगा, ये पैसिव स्ट्रक्चर होगा। इनके साथ जो इफ वाला क्लॉज आता है, जो इफ क्लॉज आएगा, इफ क्लॉज में आप क्या काम करोगे? या तो वर का इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना, या दूसरा जो है V2 का इस्तेमाल करोगे, या सिंपल पास्ट का। सिंपल पास्ट में डिड के साथ V1 का, V2 का इस्तेमाल करोगे, या डिड के साथ V1 का इस्तेमाल करोगे। ये बस आपको याद रखना। अगर ये याद रखोगे तो आपके सारे क्वेश्चन निपट जाएंगे। अगला क्वेश्चन है इफ आई वॉज ही, तो आई वॉज ही नहीं, आई वर ही। आई के साथ वॉज का इस्तेमाल नहीं करते, आई के साथ वर का इस्तेमाल करते। अगर मैं उस जैसा होता तो आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। तो वुड के साथ नॉट का इस्तेमाल है, एक्सेप्ट का। वुड V1 है तो इधर पे क्या होना चाहिए? इधर पे जो है सिंपल पास्ट और है भी, लेकिन ध्यान रखना वॉच का इस्तेमाल नहीं करते हैं हम हमेशा। जो है इमेजिनरी में वॉच की जगह वर का इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट कैसा भी हो। वैसे भी आई के साथ वॉच का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अगर आप टेंस के हिसाब से भी चेक करते तो। इसके बाद थर्ड कंडीशनल है, इससे थोड़े क्वेश्चन आते हैं। थर्ड कंडीशनल की बात करूं तो ये होता है आपका अनरियल पास्ट बताता है। क्या बताता है? अनरियल पास्ट बताता है या रिग्रेट बताता है। मतलब आप पास्ट की ऐसी बातों को मेंशन करने की कोशिश करते हो जो रियल ना हो, ठीक है ना, या दूसरी बात बता रहे होते हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। और इसका जो कंडीशन होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो ये होता है कि आपको जो कंडीशनल क्लॉज होता है वो आप पास्ट परफेक्ट में रखते हो। किस में रखते हो? पास्ट परफेक्ट में रखते हो। और इसके साथ जो कॉम्बिनेशन बनाते हो वो वुड के साथ, हैव के साथ V3 इस्तेमाल करते हो। तो जब भी आपको कंडीशनल चैप्टर के क्वेश्चन मिले तो आप ध्यान से देखो कि आपको क्या क्या ध्यान रखना होता है। सबसे पहला हिस्सा आपने ध्यान रखा है, अगर मेन क्लॉज ध्यान रख रहे हो तो, मेन क्लॉज अगर ध्यान रख रहे हो तो मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर हो सकता है, ठीक है ना, वुड हो सकता है, वुड के साथ V1 हो सकता है, या दूसरा केस हमने जो बताया आपको वो क्या हो सकता है? वुड के साथ B+V3 हो सकता है, यही हो सकता है। अब जो तीसरा कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पे वुड के साथ प्लस हैव जुड़ेगा, प्लस V3 जुड़ेगा। अगर इसका पास देखोगे, अगर इसका पैसिव फॉर्म बनाया जाए, अगर इसका वुड हैव प्लस बीन प्लस V3 बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है। तो ये आपको चेक करना होता है। अगर ये है तो इसके साथ आप सिंपल प्रेजेंट लोगे, अगर ये है तो सिंपल पास्ट लोगे, और ये है तो इसके साथ पास्ट परफेक्ट लोगे। क्या लोगे? पास्ट परफेक्ट लोगे। समझ में आया? और इस केस में या तो V2 आपको देखना होगा, या तो आपको वर देखना होगा, या तो V2 देखना होगा या तो आपको वर देखना होगा। समझ में आया? अब हम तीसरे कंडीशन की बात करें तो तीसरे कंडीशन में अगर बात करें तो जैसे एक एग्जांपल है, इफ शी हैड स्टडीड हार्डर, अगर उसने कठिन परिश्रम की होती तो ही वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। अगर उसने कठिन परिश्रम किया होता तो वो क्या होता? वो पास हो गई होती। अब उसे इस बात का रिग्रेट है कि उसने वो कठिन परिश्रम नहीं किया। तो वुड हैव का इस्तेमाल जब आप करते हो तो वुड हैव का इस्तेमाल आप करते हो ये बताने के लिए कि ये काम आपको कर लेना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया, ये काम आपको कर लेना चाहिए था, नहीं किया। तो पास का अगर कोई रिग्रेट है जिसमें आप ये बता रहे होते कि अगर ऐसी कंडीशन हुई होती तो मैं ये कर लिया होता, तब हम थर्ड कंडीशनल का इस्तेमाल करके सेंटेंस को बनाते हैं। तो यहाँ पे बात वही है, क्या है कि इफ ही हैड स्टडीड हार्ड, अगर उसने कठिन परिश्रम किया होता तो वो पास हो गई होती, लेकिन ये रिग्रेट हो गया भैया कि अब ये पास का रिग्रेट, हमने किया होता तो हो गए होते, नहीं किया, नहीं हुए, ठीक है ना। और ये अनरियल पास्ट ही तो है कि पिछला, अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हमने किया होता तो हमने नहीं ना किया। अगला है इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, अगर तुमने मुझे जल्दी बताया होता तो आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैंने तुम्हारी मदद की होती, लेकिन तुमने तो बताया नहीं।
तो हमने तुम्हारी मदद नहीं की। तो ये हम रिग्रेट बताने की कोशिश कर रहे हैं अपनी कि भैया अगर तुमने हमें बताया होता तो हमने तुम्हारी मदद कर दी होती, ना तुमने बताया ना हमने तुमने मदद की, तो मेरी एक रिग्रेट है जिसको हम सेंटेंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो क्वेश्चन में आपको ये देखना होता है, क्या देखना होता है, क्वेश्चन में ये देखना होता है। तो आने वाला अब जितना भी क्वेश्चन है आपको ये देखना पड़ेगा, आने वाला जितना क्वेश्चन है अब आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी में एक और आता है जिसको मिक्स कंडीशनल बोलते हैं, आगे पढ़ने से पहले जो है इसको भी एक बार देख लेते हैं। ध्यान देखिएगा कि अनरियल पास्ट और अनरियल प्रेजेंट भी होता है, अनरियल पास्ट के साथ अनरियल प्रेजेंट भी होता है। तो पास्ट के साथ आप प्रेजेंट, पास्ट का प्रेजेंट जो होता है वो उसका फ्यूचर होता है, पास्ट के लिए जो प्रेजेंट है वो तो फ्यूचर है। तो ये भी एक अनरियल कंडीशन बनता है। इससे बहुत क्वेश्चन नहीं बनते हैं लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसको समझिएगा। इसका एक हिंट होता है कि आप हैड के साथ V3 इस्तेमाल कर रहे हो, इसके साथ वुड प्लस V1 का भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर कहीं सेंटेंस के अंदर नाउ जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो जो प्रेजेंट को दर्शा रहा हो कि आप प्रेजेंट की चर्चा कर रहे हो। अगर प्रेजेंट को दर्शाने वाला इस तरीके का कोई शब्द ना दिया हो तो आप यहाँ पर वुड प्लस हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर उसमें दिया हो कहीं नाउ या प्रेजेंट की कोई ऐसी शब्द दिया हो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करने वाला, तब आप वुड के साथ V1 भी ले सकते हो। जैसे ध्यान से देखो, इफ आई हैड टेकन द मेडिसिन, अगर मैंने मेडिसिन लिया होता, अगर मैंने मेडिसिन लिया होता, आई वुड बी फीलिंग बेटर नाउ, मैं अभी तक बेहतर फील कर रहा होता। यहाँ एक शब्द मेंशन है, जरा ध्यान से देखो, यहाँ शब्द मेंशन है नाउ। इस चीज को देख के आपको यह समझना पड़ेगा कि ये मिक्स कंडीशनल है और इसके साथ वुड के साथ V1 इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर वुड बी फीलिंग लिखा हुआ है तो वुड बी, ये भी आपका प्रेजेंट कंडीशनल है, वुड बी फीलिंग इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। ध्यान से देखो, आई वुड बी फीलिंग, मैं वही फील कर रहा है, तो पैसिव स्ट्रक्चर नहीं है, एक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। इफ सी हैड नॉट मिस द ट्रेन, सी वुड बी सेटिंग हियर विथ अस नाउ। अगर अगर वो उसने जो है ट्रेन को मिस नहीं किया होता तो सी वुड बी, वो मेरे साथ जो है बैठी होती यहाँ पे। यहाँ पे नाउ ध्यान से देखो ये लिया हुआ है। अब एक बात ये समझो, ये जो चीज है ना, ये आपके एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन नहीं बनता है, इससे भी ना जीरो कंडीशनल से क्वेश्चन बनता है ना मिक्स कंडीशनल से क्वेश्चन बनता है। बनता आपके जो है फर्स्ट कंडीशनल से, सेकंड कंडीशनल से और थर्ड कंडीशनल से। मेनली क्वेश्चन आपके उन्हीं 3 सेक्शन से बनता है। इन जो जीरो कंडीशनल है उससे नहीं बनता है। जब आता है तो उसका क्वेश्चन ऐसा होता है जो नो एरर के सेक्शन में आता है, और ये वाला जो क्वेश्चन आता है तो ये भी नो एरर के क्वेश्चन में आता है। तो कभी आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये एग्जामिनर चेक कराना चाहता है कि आपको इसकी बेसिक जानकारी है कि नहीं। इसकी अगर बेसिक जानकारी है, और इसके लिए देखो हिंट दिया हुआ, यहाँ पे भी नाउन, यहाँ पे भी नाउन। पिछले सालों के क्वेश्चन में देखोगे इसका एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट कंडीशन से मिलते हैं, फिर थोड़े सेकंड कंडीशन से मिलते हैं, फिर थर्ड कंडीशन से मिलते हैं। अब जरा कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनको सॉल्व कर लेते हैं। इफ सी हैड सीन द कार कमिंग, सी में नॉट क्रॉस द रोड। ध्यान से देखो, कंडीशनल जो क्लॉज है, इस कंडीशनल क्लॉज में लिखा हुआ हैड सीन, ये क्या इस्तेमाल किया गया, ये पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल किया गया है, पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल किया गया है। तो जो दूसरा जो इसका आउटकम होता है जो हम बात करते हैं वो किस में होना चाहिए, वुड प्लस हैव प्लस V3 में होना चाहिए। ध्यान से देखो, सी में नॉट क्रॉस द रोड, ठीक है ना, सी में नॉट क्रॉस द रोड। तो अगर हम मे को बदले तो हम इसको ऐसे बदले, इफ सी हैड सीन द कार कमिंग, सी मे नॉट क्रॉस द रोड। तो हम इसको बदल सकते हैं, सी वुड नॉट हैव क्रॉस द रोड, सी माइट नॉट हैव क्रॉस द रोड। तो यहाँ पे जो होगा, आप यहाँ पे जैसे हम ये बोल रहे थे ना कि हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, हम माइट का भी इस्तेमाल करते हैं। किसका? माइट का भी इस्तेमाल करते हैं। इस केस में हम संभावना की बात कर रहे हैं, तो ऐसे केस में जब हम बनाएंगे तो माइट हैव का इस्तेमाल करेंगे। माइट हैव नॉट क्रॉस द रोड, क्रॉस द रोड, समझ में आई बात? माइट हैव नॉट क्रॉस द रोड, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगला है हैड यू वर्कड हार्ड यू विल हैव पास्ट। तो हैड यू वर्कड हार्ड, अब यहाँ पे एक और है, जब हम इसकी बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं, जब थर्ड कंडीशनल की बात कर रहे हैं, इसका एक स्ट्रक्चर और होता है। ये स्ट्रक्चर भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। कई बार जो है हम कंडीशन हैड से ही लगा लेते हैं, हमें कंडीशनल वर्ड की नीड नहीं होती है। इसका 2 स्ट्रक्चर होता है। थर्ड कंडीशनल की बात करें, इफ के साथ जब हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं और सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 लगाते हैं, एक तो ये स्ट्रक्चर होता है जो आपने समझा। दूसरा स्ट्रक्चर ये होता है कि आप ये इफ गायब कर दो। क्या करो, ये आप इफ गायब कर दो। इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, जो ये पास्ट परफेक्ट है इसका जो हेड है ये आपको लाना पड़ेगा, फिर आपको सब्जेक्ट लाना पड़ेगा, फिर V3 लाना पड़ेगा। मतलब आपको कंडीशनल सेंटेंस की जो कंडीशनल वाला क्लॉज है उसको हेड से शुरू करना पड़ेगा, और हेड से शुरू करके सब्जेक्ट लाओगे, और सब्जेक्ट लाने के बाद V3 डालोगे प्लस ऑब्जेक्ट डालोगे। अब ये कंडीशन बताएगा, ये कंडीशन बताएगा, और इसके बाद वुड प्लस है प्लस V3 का इस्तेमाल करोगे, प्लस V3 का इस्तेमाल करोगे।
तो ये जो सेंटेंस है वो इसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, ये वाला जो सेंटेंस है ये इसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। हैड यू वर्कड हार्ड, यहाँ पे देखो ये हैड है, हैड के साथ V3 का इस्तेमाल है। यू विल हैव पास्ट, तो यू विल हैव नहीं, यहाँ पे वुड हैव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वुड हैव पास। तो यहाँ पे भी आता है, जब आपको वुड हैव डालना हो तो विल हैव आता है, ये टाइप का एरर है। अगला है इफ ही हैड वॉकड फॉट इनफ ही विल गेट द बस, ही विल गेट द बस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए वुड हैव होना चाहिए। इसका इस्तेमाल करोगे वुड हैव गॉट द बस। इफ ही हैड वॉकड फास्ट, हैड के साथ अगर V3 का इस्तेमाल है तो दूसरे हिस्से में आपका जो आएगा वो आएगा वुड प्लस हैव प्लस V3। समझ में आया। अगला है हैड द प्लेन नॉट बीन डिलेड, हैड द प्लेन नॉट बीन डिलेड, तो देखो हैड के साथ बीन डिलेड लिखा हुआ है, मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है जब हैड के साथ बीन लग के आता है तो ये पैसिव स्ट्रक्चर होता है। तो जो कंडीशनल क्लॉज है वो अपने आप में पैसिव स्ट्रक्चर में है, लेकिन है क्या, परफेक्ट टेंस ही है क्या, परफेक्ट है। कौन सा परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है। तो पास्ट परफेक्ट के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन लगाते हो, वुड हैव का कॉम्बिनेशन लगाते हो। तो जो विल रीच लिखा हुआ है इसको क्या लिखना पड़ेगा, वुड हैव रीच्ड, वुड हैव रीच्ड, वुड हैव रीच्ड हियर इन टाइम। मेरी हैंड राइटिंग कितनी खराब है भाई। डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग लिखेंगे तो ज्यादा ही खराब हो जाएगी। वुड हैव रीच्ड इन टाइम फॉर द फंक्शन। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड व्हाट ए बैड शेप आवर लाइब्रेरी इज इन आई वुड हैव डन समथिंग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वुड का इस्तेमाल है तो ना विल का इस्तेमाल होता ना वुड का इस्तेमाल होता है इसमें, ठीक है ना। और जो इसका आउटकम है जरा ध्यान से देखो, आई वुड हैव है, तो अगर वुड हैव का इस्तेमाल यहाँ पे होता है तो जो कंडीशनल क्लॉज होती है उसमें हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। तो वुड हैव को हटाओ, किसका इस्तेमाल करो, हैड का इस्तेमाल करो। इफ आई हैड रियलाइज्ड व्हाट ए बैड शेप आवर लाइब्रेरी इज इन आई वुड हैव डन समथिंग। क्वेश्चन नंबर 24। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट योर लाइफ। देखो हैड प्लस V3 का कॉम्बिनेशन है, इसके साथ विल हैव नहीं होना चाहिए, वुड हैव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वुड हैव होना चाहिए। साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। 2021 में आया हुआ यह क्वेश्चन है। इफ यू हैव रिमेन्ड काम यू कुड हैव सेव द सिचुएशन, 2022 में आया हुआ है, सॉरी 2022 में है लेकिन 2020 का मेंस हुआ था। तो इफ यू हैव रिमेन्ड काम यू कुड हैव, तो कुड हैव का इस्तेमाल हो, वुड हैव का इस्तेमाल हो, यहाँ पे जो इस्तेमाल किया जाता है वो हैड का, इसका पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल होता है। इफ यू हैड रिमेन्ड काम, ठीक है ना, यू कुड हैव सेव द सिचुएशन, यू वुड हैव सेव द सिचुएशन, यू माइट हैव सेव द सिचुएशन। तो कुड, वुड और माइट तीनों का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे सिंपल पास्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आप मॉडल के साथ हैव का इस्तेमाल कर रहे हो तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट होता है। तो इफ यू हैड रिमेन्ड काम यू कुड हैव सेव द सिचुएशन, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। अगला है द सोल्जर्स वुड नॉट हैव सरेंडर्ड इफ दे नॉट रन आउट ऑफ एमुनेशन, ठीक है ना। द सोल्जर्स वुड नॉट हैव सरेंडर इफ दे नॉट रन आउट। देखो वुड हैव का इस्तेमाल है यहाँ पे, ध्यान से देखो, वुड हैव प्लस V3 का इस्तेमाल है इस वाले सेक्शन में, ये है आउटकम और कंडीशन यहां से लगाया गया है। तो रैन, इफ देर नॉट रैन आउट ऑफ द एमुनेशन है, तो ये किस में होना चाहिए, ये पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। ये किस में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। अगर पास्ट परफेक्ट में हो तो यहाँ पे क्या, दे नॉट रन आउट, दे हैड नॉट रन आउट ऑफ एमुनेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको 3-4 बातें ही आपको खास करके ध्यान रखनी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। 43rd में इसमें मैंने वो सारा आज की क्लास में 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं, 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नो एरर के क्वेश्चन थे, जो नो एरर के क्वेश्चन थे वो मैंने हटा दिया है। जब मैं आपको ये डबल कॉलम की PDF शेयर करूंगा तो उसमें नो एरर वाले क्वेश्चन भी ऐड कर दूंगा, ताकि आप ये देख के समझ जाएं जो है कि इन क्वेश्चन के अलावा जो क्वेश्चन आया है नो एरर है तो किस तरीके का नो एरर का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। अगले क्वेश्चन की बात करें, इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई विल हेल्प यू, तो अगर हैड के साथ V3 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, विल, सॉरी वुड हैव, वुड
हैव प्लस V3 होना चाहिए। वुड हैव प्लस हेल्प की जगह क्या रखोगे यहाँ पे, हेल्प। ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इफ आई हैड रिमेंबर्ड दिस इट विल हैव नहीं होना चाहिए, वुड हैव होना चाहिए। वुड हैव प्रिवेंटेड सम मिस्टेक्स, क्योंकि हैड प्लस V3 दिया हुआ है, ध्यान से देखो, हैड प्लस V3। तो ये 2017 का है SSC CGL का, और ये CHSL का क्वेश्चन। क्वेश्चन आप देख रहे होगे ना, क्वेश्चन सारे के सारे कितने आसान हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। अब कुछ क्वेश्चंस और आपके एग्जाम में आए हैं, ठीक है ना, जो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन इफ होने की वजह से, आई विश होने की वजह से ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। इफ आई कैन सी यू आई एम श्योर यू वुड बी लुकिंग ब्यूटीफुल, नैना सेड। इफ आई कैन सी यू आई एम श्योर यू वुड बी लुकिंग ब्यूटीफुल, नैना सेड। अब जैसे 31 क्वेश्चन बोले तो कंडीशनल सेंटेंस के जो मेन कोर क्वेश्चंस है वो खत्म हो गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेंस की कंसिस्टेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आपको कंडीशनल सेंटेंस के साथ कंफ्यूज कराया जाता है। जैसे लिखा इफ आई कैन सी यू आई एम श्योर यू वुड बी लुकिंग ब्यूटीफुल, यहाँ पे हमने लिखा यू वुड बी लुकिंग ब्यूटीफुल दिया हुआ है, ठीक है ना। नैना सेड, नैना ने कहा। अब ये पूरी बात पास्ट में कही गई है, ये पूरी बात नैना ने कहा, ठीक है ना, कि तुम वुड का इस्तेमाल है, ये भी विल का पास्ट होता है, तो पूरी बात पास्ट में कही गई है। और यहाँ पे कैन का इस्तेमाल है, तो यहाँ पे कैन की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पे कुड होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, कुड होना चाहिए। इफ आई कुड सी यू, अगर मैं तुम्हें देख सकता हूँ, ठीक है ना, आई एम श्योर यू विड बी लुकिंग ब्यूटीफुल, तो अगर मैं तुम्हें देख सकता, ठीक है ना, तो आई एम श्योर, मैं एकदम से इस बात के लिए सुनिश्चित हूँ कि यू वुड बी लुकिंग ब्यूटीफुल, तुम खूबसूरत दिख रही होती। नैना ने ऐसा कहा, तो यहाँ कैन की जगह कुड इस्तेमाल करना था। इसमें कंडीशनल सेंटेंस का जो कोर फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल का जो रूल है वो अप्लाई नहीं होता है यहाँ पे। ये टेंस की कंसिस्टेंसी पे है, जहाँ पे टेंस में आपको ये समझना था कि भाई सब पूरी बात पास्ट में हो रही है, तो कैन को प्रेजेंट में कैसे रख सकते हैं, कैन को भी आपको पास्ट में रखना पड़ेगा। अब जब हम आई विश कहते हैं, आई विश, यू विश, ये जब है तो ये इमेजिनरी पास्ट की बात कहने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आई विश यू कैन हियर योर सेल्फ टॉकिंग, मैं विश कर रहा था कि तुम काश जो है बात कर पाते, तो ये पास्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कैन की जगह क्या होना चाहिए, कुड होना चाहिए। यू कुड हियर योरसेल्फ टॉकिंग। अगला है सी हैज हैड द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल बट सी विल नॉट बी क्योर्ड अनलेस सी डज नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव, ठीक है ना। यहाँ ध्यान से क्वेश्चन नंबर 33 देखोगे तो यहाँ पे अनलेस वाले क्लॉज में नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हो। अनलेस वाले क्लॉज में अगर नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हो तो जैसे ही नॉट हटाओगे वैसे ही डज भी हटा दोगे। तो जैसे डज और नॉट हटाओगे तो सी आपका क्या है, सिंगुलर है, और पोजीशन दिखाने के लिए इसके साथ हैज का इस्तेमाल करोगे, हैव का इस्तेमाल नहीं करोगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, सी हैज हैड द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल बट सी विल नॉट बी क्योर्ड। उसके पास बहुत सारी जो है मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन वो फिर भी क्योर नहीं हो सकती है। और कंडीशन क्या है कि जब तक जो है उसके पास स्ट्रॉन्ग डिजायर जिंदा रहने की ना हो। तो अनलेस अपने आप में निगेटिव है, इस वाले क्लॉज में नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और अगर नहीं करते हैं तो नॉट हटाओगे तो डज भी हट जाएगा, क्योंकि डू डज का इस्तेमाल तो हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। अगर ये नॉट हटा दोगे तो डज भी हटाना पड़ेगा, फिर सी के हिसाब से हैव नहीं आएगा, सी के हिसाब से क्या आएगा, है जाएगा। तो इस सेंटेंस में ये एरर था। ये मैंने इसलिए यहाँ पे कवर किया है ताकि आप ये समझ पाओ कि कंडीशन इफ को देख के ऐसा ना ले कि हमारा फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल अप्लाई नहीं हो रहा है, तो जो मेन टेंस की कंसिस्टेंसी या जो दूसरे बाकी के जो एरर है वो आपने चेक कर पाओ। अगला है इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। इट इज टाइम, टाइम हो गया है, वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल, जब से हमने कुछ अच्छा किया है। तो ये देखो एक रूल मैं आपको जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा, ये उसी का है, इसका है ही नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक रूल पढ़ाऊंगा, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम। जब ये फ्रेजेस आपको देखने को मिले तो इसके बाद हम V2 का इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टली, किसी और चीज का इस्तेमाल करते ही नहीं। तो जैसे इट इज टाइम लिखा हुआ है तो यहाँ पे वी शुड हैव डन नहीं, यहाँ पे लिखना है वी डिड समथिंग। यहाँ पे इस शुड हैव को हटाना है आपको, इसके साथ V3 को बदलना है, इसके साथ सिर्फ V2 का इस्तेमाल करते हैं। तो डू डिड डन होता है तो V2 क्या हो जाएगा, वी डिड समथिंग यूजफुल। एक्चुअली ये जो फ्रेज होते हैं ये किसी पास्ट की बात को रिप्रेजेंट करते हैं, वो समय बताते हैं पास्ट का, कि समय हो गया है, हमने कुछ अच्छा किया है। तो ये पास्ट के समय को डिनोट करते हैं, और पास्ट के समय को जब डिनोट करते हैं तो हमें अपनी बात पास्ट में रखनी होती है, और हम इसमें V2 का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है जो है वो हम सिंपल पास्ट में बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम जैसा फ्रेज आपके आ जाए, ठीक है ना, तो इसके साथ आप हमेशा V2 का इस्तेमाल करो। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो पिछले सालों में खूब पूछा गया है, मतलब बार बार इसको रिपीटेटिव मोड पे ये पूछा गया है
ये भी एक था मेरे पास, तो मैंने इसको कवर कर रखा, मैंने इसको हटाया नहीं है। तो ये रहा पूरा का पूरा कंडीशनल सेंटेंस। तो अगर मैं समरी देखूं तो समरी क्या है, समरी बहुत छोटी सी है, 6-7 चीजें हैं जो इसमें आपको खास करके नोट करके रखना है। मैं एक बार उनकी लिस्ट वापस समअप करके ओवरऑल रख देता हूं, ताकि आप इसके बियॉन्ड ना सोचो कुछ भी। आप एक बार पूरी क्लास देख लो, उसके बाद सिर्फ समरी याद रख लो। कि आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सपोज है, ध्यान से रखना, सपोज के साथ इफ गलत है। दूसरी बात है, समरी दे रहा हूं मैं, दूसरी बात है अनलेस के साथ नॉट गलत है। तीसरी बात है इफ क्लॉज में विल, शैल, या फिर इसका पास्ट फॉर्म वुड और शुड देख लो, वुड और शुड देख लो, ये गलत है। समझ में? इसके बाद की बात ध्यान से देखना, इसके बाद बात ध्यान से बात देखना, जब फर्स्ट कंडीशनल की बात करते हो तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर का कॉम्बिनेशन होता है। दूसरी बात जो ध्यान देना है वो आपको देना है कि आप जब सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हो तो इसके साथ वुड प्लस V1 का इस्तेमाल करते हो, या फिर वुड प्लस बी प्लस V3 का इस्तेमाल करते हो। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है वो याद रखनी है, अगर आप हैड प्लस V3 का इस्तेमाल करते हो, हैड प्लस V3 का इस्तेमाल करते हो तो इसके साथ जो है वुड, हैड प्लस V3 का इस्तेमाल करते हो। और ध्यान रखिएगा कि जब मेन क्लॉज की बात आए, जब मेन क्लॉज की बात आए सेकेंड और थर्ड कंडीशनल में, सेकेंड एंड थर्ड कंडीशनल में, तो आप वुड का इस्तेमाल, वुड का इस्तेमाल और माइट का इस्तेमाल मीनिंग के हिसाब से सही होता है, मीनिंग के हिसाब से सही होता है मेन क्लॉज में, इसमें मेन क्लॉज में। ये है पूरी समरी आपकी कंडीशनल की। अगर इतनी बातें आप याद रख गए और सारे क्वेश्चंस को अगर आप रिपीट कर गए, सारे क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार आपने रिवाइज कर लिया है, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सीट में मैं और ऐड करूंगा। मैं 2024 के 3-4 क्वेश्चन और पूछे गए कंडीशनल सेंटेंसेस से जो मैं निकाल नहीं पाया हूँ, ठीक है ना। मतलब जल्दबाजी मैंने प्रिपेयर किया, अदरवाइज मैं निकाल के हर रोज लेके आता हूँ 2004 से लेके 2024 तक। तो मैं क्या काम करूंगा, जो डबल कॉलम के पीडीएफ देख दूंगा मैं, तो 2024 वाले क्वेश्चन भी जो है मैंने उसको देख रखा था, वो इन्हीं पे बेस्ड है। मतलब कुछ भी नया उसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो उसको इसके साथ में ऐड करके डबल कॉलम वाली पीडीएफ के साथ मैं आपको दे दूंगा, और उसको खुद ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके जवाब में मैं मेंशन कर दूंगा उसमें, और आसानी से आपको आ जाएगा। इनके बियॉन्ड कुछ नहीं है। तो ये रहा कंडीशनल सेंटेंस का चैप्टर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद कंडीशनल सेंटेंस का चैप्टर आप भूलोगे नहीं। दूसरी, और इस क्लास को एंड करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको इस संकल्प बैच की पूरी सीरीज में कहीं किसी भी चीज़ को लेकर डाउट हो रहा होगा, तो ये मेरा रहा नंबर, ठीक है ना, ये मेरा रहा नंबर 9696102401। इस पे आप मेरे को एक बार मैसेज कर दीजिएगा। दूसरा, एक और बात कहना चाहूँगा, सपोज करो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं अभी चैप्टर वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपको एक्सटेंसिव मॉक की प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ। एक बार पढ़ा लूंगा, समय बचेगा तो मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा। मेंस में एक आप खूब जम के कराऊंगा। आप एक काम ये कर सकते हो, जो मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस हैं जो गलत हो रहे हैं उनका कलेक्शन कर लो, उनका कलेक्शन कर दो। प्री में नहीं तो मेंस में जरूरत पड़ेगी आपको। कलेक्शन कर लो। कलेक्शन करने के बाद जब आपके पास 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाए, 20-30 क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाए, ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन के कलेक्शन आप मुझे सेंड कर दो, आप मुझे सेंड कर दो। मैं उसको एक बार देख लूंगा अच्छी तरीके से कि उसमें कुछ नया ऐसा तो नहीं है जो पढ़ाने लायक है, जो मैं संकल्प बैच में मिस कर गया हूं। अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं वो सारा का सारा जो है कंटेंट प्रिपेयर करूंगा, आपको लेक्चर के माध्यम से डिलीवर कर दूंगा, ताकि आपका भला होने के साथ साथ बाकी सारे बच्चों का भी भला हो जाए। तो जो मैं आपके बेहतर भविष्य के लिए कर सकता हूँ इस संकल्प बैच के माध्यम से, मैं वो सारा काम करूंगा। लेकिन आपको भी मेरे साथ उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। और आप एक बात और ध्यान रखो, जो है कि आपको तकरीबन 2.5 घंटे से लेके 3 घंटे आपको इंग्लिश के लिए फिक्स करना पड़ेगा। अगर इतना समय आप नहीं दे रहे हो, अगर इतना समय नहीं दे रहे हो, ये आप नाइंसाफी कर रहे हो। इतना समय आपको एलोकेट करना पड़ेगा। आप दिन सुबह का समय एलोकेट कर लो, दोपहर का एलोकेट कर लो, या शाम का एलोकेट कर लो। इन टाइम को एलोकेट कर लो। स्पेशली अगर संकल्प बैच से पढ़ाई कर रहे हो तो ये समय आप संकल्प बैच को 2-2.5 घंटे सही से पढ़ो, प्रॉपर तरीके से रिवीजन करो। जितनी मैं सीट डिलीवर कर रहा हूँ उसके बियॉन्ड कुछ मत पढ़ो, वही बार बार रिवाइज करो, मॉक टेस्ट दो। और मैं वादा करता हूँ मैं 31 जुलाई तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं जो है।
और ऐसे में आपकी तैयारी सही और सटीक तरीके से हो जाएगी। लेकिन सारे सीट के सारे क्वेश्चन आपको 2-2 3-3 4-4 बार प्रैक्टिस किए हुए होने चाहिए और वो आपकी जुबान पे होने चाहिए। कोई भी कहीं भी बोले आपको ये पता होना चाहिए भैया ये हमने पढ़ा हुआ था संकल्प बैच में, 2004 से 2024 तक पूरा क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, तो क्या ही छूटा रह जा रहा है। अभी जो बचा रह गया है वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिलर्स के जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कराना बाकी रह गया। तो इतना समय बच जाएगा 31 जुलाई के बाद कि मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिलर्स के सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। मतलब 2-3 क्लासेस सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए लूंगा, बड़ी बड़ी 2-3 क्लासेस जो है स्पॉट बेरर के लिए लूंगा, और वो सारी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। वो सब कुछ आपको आ जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं और मन से पढ़ते रहिए। आखिरी समय यार भैया, मतलब थोड़ी सी लापरवाही अगला साल में भिजवा देगा आपका।